एक लाइफ में आउल था, एक लाइफ में ईगल था। तो इसलिए आउल के वजह से थर्मल विजन है मेरे अंदर। तो जब भी रात को मैं ड्राइव भी करता हूँ, नाइट ड्राइविंग में ज़्यादा करता हूँ, बॉम्बे से तिरुपति जाना है, कच्छ गुजरात जाना है, गोवा जाना है, कहीं पे भी बैंगलोर जाना है, तो मैं नाइट ड्राइविंग करता हूँ और मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कितना भी अंधेरा हो, कितनी भी बारिश हो, मैं आराम से ड्राइव कर पाता हूँ, ओनली बिकॉज ऑफ दैट विजन। लोगों के ऑरा देखना, लोगों की पास्ट लाइफ देखना, उनके चक्रस देखना, उनके माइंड को रीड करना, उनको सेंस करना, ओनली बिकॉज कि वो थर्मल विजन है। और एक ईगल के जैसे बहुत फोकस्ड हूँ, जो करना है वो करना है, भले कहीं पे भी इस दुनिया के कोने में जाना पड़े, कितना भी खर्च करना पड़े, कितनी भी ट्रैवलिंग करना पड़े, वो मुझे करना है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपका एनिमल इंस्टिंक्ट क्या है, या एनिमल की कौन सी लाइफ है। बिकॉज काफ़ी बार ऐसा होता है ना, जैसे अभी मैंने एक टॉक में मैंने बताया था कि जो लोग रिपोर्टर्स होते हैं ना, वो लोग आप देखते कैसे पीछे पड़ जाते हैं। और मैंने काफ़ी रिपोर्टर्स जो होते हैं उनके मैंने पास्ट लाइफ किए, तो पता चला कि वो पास्ट लाइफ में डॉग थे करके। अब डॉग कैसे करता है आपको पता है, गाड़ियों के पीछे भागता है, इज इट राइट? तो आज भी उनकी वही आदत है, कहीं पे भी कोई नेता है, कोई फिल्म स्टार है, किसके ऊपर कुछ स्कैम चल रहा है, किसके ऊपर कोई केस चल रहा है, वो पीछे ही पड़े रहते, पीछे ही पड़े रहते उनके। इज इट राइट? ओशो कहते हैं कि अगर कोई इंसान गाय से ह्यूमन में आया है तो वो हीलर ही बनेगा, वो थेरेपिस्ट ही बनेगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी कंपैशन होती है, राइट? तो हम जिस एनिमल से बिलोंग करके आते हैं तो डेफिनेटली उसमें फ़र्क पड़ जाता है करके। जैसे मैंने डॉग का बताया, इसी तरह से डॉग की एक क्वालिटी सेंस करने की है ना। तो जैसे पुलिस वाले होते हैं, आरटी ऑफिसर वाले होते हैं, सीआईडी वाले होते हैं, बहुत बारीकी से सेंस करते हैं करके, इनके अंदर ना सैटर्न की क्वालिटी होती है करके। तो डेफिनेटली वो तुरंत मतलब उस नतीजे पे पहुंचते हैं जस्टिस की, कि कौन अच्छा है कौन बुरा है करके। अब डॉग देखो, बेगर होता है ना, भिखारी होता है तो भोंकते रहता है, साहूकार रहता तो भोगता नहीं है, वो शांति से चलता है। ऐसा नहीं कि उसको अमीर गरीब पता है, लेकिन वो बेगर का जो ऑरा नेगेटिव होता है ना, बदबूदार होता है, स्टिंग करता है, तो कहीं ना कहीं उसको इरिटेट करता है, उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को इरिटेट करता है, कि उसकी पाल्पिटेशन बढ़ जाती है, उसकी रेस्पिरेटरी बढ़ जाती है करके। हम अगर कोई प्लांट को बिलोंग करते तो हम बहुत कंपैशनेट रहते हैं और हमें लगता है कि बस हमें खिलना है, खुलना है। लेकिन ह्यूमन बॉडी में आने के बाद हम खुल नहीं सकते, खिल नहीं सकते, तो सप्रेशन होता है कि नहीं, इज इट राइट? तो हीलर जो होता है ना, वो अपना हार्ट चक्र खोल देता है, तो फिर उसका सप्रेशन खत्म हो जाता है करके, इज इट राइट? वो क्वालिटी आ जाती है किसी के अंदर। तो काफ़ी वेजिटेबल्स को हम अवॉइड करते हैं, काफ़ी वेजिटेबल्स हमें बहुत भाते हैं। आपने देखा, ये सब्जी तो कोई भी दे मैं खाऊंगा करके, ये सब्जी तो मैं कभी भी ना खाऊं, कितनी बार हम बोलते हैं करके, राइट? नॉन वेजिटेरियन भी जो होते हैं उसमें कुछ लोग कुछ ही नॉन वेज खाते हैं, ऐसे नहीं सब कुछ खाते हैं वो, राइट? तो हमारे अंदर जो भी एनिमल इंस्टिंक्ट रहती है, जो भी डीएनए में इम्प्रिंट्स रहती है, उसी के लिए हमारा एवर्शन भी होता है और हमारा अट्रैक्शन भी होता है करके। तो अल्टीमेटली ये जो आज हमने हीलिंग की है, सोल रिग्रेशन की है, हम उसको डिसॉल्व करते हैं करके। और जो मिनरल किंगडम्स हमारे होते हैं उसमें कोई ऐसे जेमस्टोन्स की क्वालिटी किसी के अंदर होती है, किसी के अंदर क्रिस्टल की क्वालिटी होती है, किसी के अंदर डायमंड की क्वालिटी होती है, तो डेफिनेटली वो बंदा उस तरह से खिलते रहता है, इज इट राइट? तो कोई मिनरल ऐसा है ना कि कोई प्लैनेट्स को रेजोनेंस करता है। फॉर एग्जांपल अगर पुखराज है, राइट, वो किसको रेजेंबल करता है? जुपिटर, गुरु को करता है। तो वो बंदे के अंदर ना गुरु की बहुत तत्व रहते हैं, बहुत क्वालिटी रहती है, बहुत अच्छा सिखाता है, अच्छे ब्लेसिंग्स देता है करके। यू गॉट माई पॉइंट? तो जो भी मिनरल से हम आए हैं, अभी कोई मूंगा से आया है, उसका मंगल कंट्रोल रहता है, कोई भी चीज़ का मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी करता है। वो बिल्डर रहता है, बड़े बड़े टावर्स बांधता है, मॉल्स बांधता है, फ्लाईओवर बांधता है, ये सब चीज़ें कर लेता है करके। तो हमें कैसा है ना, ये रिग्रेशन करके ये फाइंड आउट करना है कि हमारे अंदर प्लस क्वालिटी कौन सी है और माइनस क्वालिटी कौन सी है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ऐसा नहीं कि कब राजा था, कब रानी थी, किसके मेरे साथ क्या रिलेशनशिप थे, ये सब बेकार की बातें। ये तो सब सिर्फ किरदार है, एक दूसरे की हम निभाते हैं, बाकी उससे कोई मायने नहीं रखता। क्वालिटी बाहर निकलनी चाहिए, सुपर जीन्स एक्टिवेशन होने चाहिए, राइट? तो सुपर जीन्स एक्टिवेशन कब होते हैं? जब हमारी अलग अलग लाइफ की सोल की जो बेस्ट क्वालिटी गॉड ने हमको दे के नीचे भेजा है, उस क्वालिटी को हमको रीएक्टिवेट करना है। जैसे सचिन तेंदुलकर ने किया, लता मंगेशकर ने किया, समझ में आ रहा है कि नहीं, किशोर कुमार ने किया, बच्चे बच्चे भी इंडियन आइडल में, लिटिल चैम्प में आते हैं, राइट, डांसर बन के आते हैं। ये इनको कौन सिखाया? इनके गुरु, इनके पेरेंट्स कभी टेलीविजन पे नहीं आए, कभी वो लोग लाइमलाइट पे नहीं आए, लेकिन इनके सुपर जीन्स एक्टिवेटेड हुए हैं, कुछ पुण्य लेके आए और उस पुण्य को इन्होंने सोचा कि इस लाइफ में उसको ट्रिगर करना है। बहुत सारे लाइफ में परिश्रम किया, स्ट्रगल किया, अपने आप को
काबिल बनाया और इस लाइफ में सोचा बस अब मुझे कुछ तो लेके आना है। जो लोग माता का जागरण करते हुए गाना वगैरह गाते हैं, नेहा कक्कर जैसे ये सारे लोग, अरिजीत सिंह, ये लोग बाद में वर्ल्ड फेमस सिंगर बन जाते हैं बिकॉज बहुत माता की चौकी में उन्होंने बहुत गाने गाए हैं करके। तो ब्लेसिंग्स तो मिलेगी कि नहीं इनको। तो आप सोचो कोई भी आदमी सक्सेसफुल रहता है ना, इसके पीछे उसकी सिर्फ माइंड की प्लानिंग नहीं रहती, उसके पीछे सोल की पोटेंशियलिटी होती है, सोल का एक ब्लेसिंग होता है उसको, और वो ब्लेसिंग से वो अपने आप को आगे ले जाता है। यंग सोल लेवल पे जो बंदा पास्ट लाइफ में गुरु का रोल अदा करता है, प्रीस्ट का रोल अदा करता है, नेक्स्ट लाइफ में उसके पास ऑप्शन होता है, या तो वो लीडर बनता है, या स्पोर्ट्समैन बनता है, और या तो एक्टर एक्ट्रेसेस बनता है, क्योंकि उसी सोल लेवल पे वो तीन प्रकार की जिंदगी आती है करके, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत फेमस हो गया है प्रीस्ट, उसने बहुत से लोग को ब्लेसिंग दी है, राइट। अभी आप रजनीकांत देखो इस लाइफ में कैसा है ना, इसी लाइफ में एक्टर भी है, इसी लाइफ में कितने लोग के लिए भगवान भी है कि नहीं। अब उसकी सुबह अगर 10 बजे कोई फिल्म रिलीज होती है, लोग 4 बजे सुबह सुबह जाके लाइन में खड़े रहते हैं, राइट। तो ये नहीं सोचते अरे ये तो अभी 68 का हुआ है, 70 हो गया, अभी भी वो हीरो के रोल में आ रहा है, एनिमेटेड है, सब कुछ है, लेकिन उसके लिए लोगों के लिए भगवान है करके, है ना। तो हम लोग को भी ये सोचना है कि अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो बहुत सारी वीकनेसेस को हील करनी पड़ेगी, साइकिक सर्जरी से रिमूव करनी है, करुणा हीलिंग के सिंबल से हीलिंग करनी है, ताकि जो बचेगा वो सुपर जीन्स एक्टिवेशन बचेगा, जो सोल की स्ट्रेंथ बचेगी, टैलेंट बचेगा, इंटेलिजेंसी बचेगी। फिर हमें ये सब छोटी छोटी चीज़ में उलझना नहीं, मेरी तेरे साथ नहीं बनती, मुझे तेरे साथ नहीं जीना, ये नहीं करना है, गिले शिकवे, कंप्लेन, ये सब चीज़ें छोड़ दो, कंपैरिजन, ये सब छोड़ दो अगर लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है तो, राइट। ये छोटी छोटी चीज़ में लेके आप क्या उलझे पड़े हो, क्या मतलब है मुझे बताओ। क्योंकि कंपटीशन कितना है जीवन में, जो आदमी आज टॉप लेवल पे ना, लोग उसी को पूछते हैं। मैं 2008 में भी जब यूएस गया और जब मैं एयरपोर्ट पे रिटर्न आ रहा था इंडिया के लिए, रिसेशन तब स्टार्ट हुआ और कितने लोग को ऑन द स्पॉट वो लोग जॉब से निकाल रहे थे। अब भी जब मैं 2021 में गया लॉकडाउन के बाद, तभी भी ऐसा ही हो रहा था, वापस रिसेशन स्टार्ट हुआ, किसी के भी जॉब जा रहे हैं, तो 50 में से सिर्फ 5 को रखते हैं, 45 को बाय बाय करते हैं। लेकिन वो 5 कौन होते हैं जो रियल पोटेंशियल होते हैं, उनको कोई नहीं निकाल सकता है। तो हमको भी वो टॉप लेवल के इंसान बनना है ना, तो बहुत से रिग्रेशन में क्लियरेंस करना पड़ेगा, पास्ट लाइफ का क्लियरेंस करना है, प्रेजेंट लाइफ का क्लियरेंस करना है। हमारे एंसेस्टर ने जो भी गलत प्रकार के एंगर, फियर, इनसिक्योरिटी जो दी है जाने अनजाने में गलतियों से, उसको भी हमको वूम रिग्रेशन से निकालना है। इज इट क्लियर। तो आज हमने सोल रिग्रेशन किया, सोल की अलग अलग लाइफ में अलग अलग किंगडम में जाके बहुत सारा क्लियरेंस किया। कल हम मनी रिग्रेशन करेंगे, परसों हम वूम रिग्रेशन आप सबका करेंगे, और इंडिविजुअल लेवल पे तो अलग से रिग्रेशन होगा, वो बात अलग है। लेकिन ये 3 चीज़ हम आपका कॉमन करने वाले हैं, बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ से जाने के पहले ना बहुत कुछ क्लियर करके जाओ, बिकॉज ये चीज़ें फिर घर पे नहीं होने वाली, ठीक है कि नहीं। ये ना सोल रिग्रेशन होगा, ना ये वो मनी रिग्रेशन होगा, ना वूम रिग्रेशन होगा, क्योंकि ये सब ऑपरेशन थिएटर वाली प्रोसीजर से वो रिट्रीट में ही होती है, वो ऐसी जगह पे होती है जहाँ डिवाइन एनर्जीज बहुत सारी है। यस, नहीं, डजेंट मैटर। सी, देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि आज हमने आपका अट्यूनमेंट किया, आज आपको हमने सिंबल सिखाए, मतलब हमने आपको ट्रीटमेंट में पहले लगा दिया। आज कितने लोगों के पेट में गांठ है, छाती में गांठ है, गले में गांठ है, ब्रेन में गांठ है, देखता थोड़ी है कोई। गांठ देखता है क्या अपनी अंदर की? नहीं देखता है ना, और उससे मर भी जाता है, उस गांठ से, उस कैंसर से मर भी जाता है। इज इट राइट? सो देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिसॉल्व करना, सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। भगवान तब आपको दिखाएंगे जब आप देखने के लायक है। हम एज अ डॉक्टर भी सर्जरी करने से पहले एनेस्थेसिया दे देते। हमको लगता है ये बहुत एंजाइटी वाला है तो जनरल एनेस्थेसिया देते, थोड़ा कम एंजाइटी वाला है तो स्पाइनल एनेस्थेसिया दे देते, बिल्कुल एंजाइटी वाला नहीं तो लोकल एनेस्थेसिया में भी सर्जरी करते, क्योंकि वो इंटरफियर नहीं करने वाला। सी, हमें भी पता होता है कि कौन सी इंसान का क्या लेवल है करके। इज इट राइट? तो हम भी जब आपका रिग्रेशन करते हैं ना, हमें समझ में आता है कि आप कितना ले सकते हो, कितना जा सकते हो, उतना ही हम आपको दिखाएंगे। और आपके जो गुरु जिनसे आप कनेक्टेड हो, उनको तो हमसे ज़्यादा आपकी फिक्र होती है, वो उतना ही दिखाएंगे जितना उनको लगता है। अब 1 साल का बच्चा बोलेगा 1.5 साल का कि आप पिज़्ज़ा खा रहे हो और मेरे को खिचड़ी खिला रहे हो, तो आप खिला सकते हो उसको पिज़्ज़ा? नहीं खिला सकते, उसके दांत ही नहीं, क्या पिज़्ज़ा खिलाओगे उसको? इज इट राइट? तो उसको लगेगा कितना इंजस्टिस है, सब लोग मज़े कर रहे हैं, मेरे को क्या खिला रहे हैं। और खिचड़ी भी कैसे खिला रहे? पेस्ट वाली, थोड़े भी मतलब सॉलिड भी नहीं रख रहे हैं, और उसको ग्राइंड करते हैं, ऐसा है।
तो बच्चा बोलते कितना इनजस्टिस है, मेरा तो पैदा होना ही बेकार हुआ। इज इट राइट? तो काफ़ी बार लोग बोलते मैंने नहीं देखा, उसने देखा। कुछ लोग अंदर से तैयार रहते हैं और कुछ लोगों के जो कनेक्टेड सोल्स रहते हैं ना, वो लोग आपको देखने नहीं देंगे, बिकॉज आपकी अकेले की फाइलें नहीं खुलती, उनकी भी फाइलें खुलती है उसमें। तो वो नहीं चाहेंगे कि आप कुछ करो। जैसे अभी काफ़ी के लोगों के घर में भी अपोजिशन हुआ रहेगा जब आप रिट्रीट में आए होंगे, तो बोले क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसी जगह पे कोई जाता है क्या? बिकॉज वो आपके लिए प्रे भी कर रहे हैं प्रोग्रेस के लिए, लेकिन एक अंदर से डर भी होता है कि किधर ये भटक तो नहीं जाएगा, किधर वैराग्य तो नहीं आएगा, संसार तो नहीं छोड़ देगा, मतलब कहीं लूटे तो नहीं जाएंगे, वहाँ कौन होता है, पता नहीं कैसे लोग होंगे। कितने डर है हमारे अंदर। और जब तक रिस्क नहीं लोगे ना, डर को निकालोगे नहीं, लाइफ में कुछ भी नहीं निकलेगा आपका। और रिग्रेशन में ये फियर को ही निकालना है, इनसिक्योरिटी को निकालना है, जेलसी को, ईगो को, सब निकालना है, हेट्रेड, रिवेंज, ये सब चीज़ें निकालनी है करके। फिर जो बचेगा ना वो बेस्ट बचेगा। इज इट राइट? सब वो चीज़ें निकालनी है, बिकॉज उस मेमोरी के साथ ना बहुत सारे आपके सेल्स डैमेज है, बहुत सारे आपके टिश्यूज डैमेज है, बहुत सारे आपके ऑर्गन डैमेज है, बहुत सारे आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड है। उसको तो निकालो ना पहले। उसको लेके कहाँ से जाओगे? बिकॉज जो मरते वक्त रहेगा वही तो नेक्स्ट लाइफ में आएगा आपका। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आप मुझे बताओ ना, आपने 10th की एग्जाम दी, 12th की एग्जाम दी, आपने ग्रेजुएशन की एग्जाम दी, किसने आपका पेपर बताया आपको? सीधे मार्कशीट ही दे दी ना आपको। इज इट राइट? रीवैल्यूएशन में भी डाल दिया तो भी बोलते हैं हाँ आपका नहीं ऐसा ही था। इज इट राइट? तो कुछ चीज़ें ना, ठीक है, अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट ऐसा नहीं है। मैंने हज़ारों अटेम्प्ट खुद के ऊपर पास्ट लाइफ रिग्रेशन की है। हज़ारों अटेम्प्ट करने के बाद मैंने 153 लाइफ्स देखे। तो इतने, मतलब मेरे में पेशेंस बहुत है। सबसे बड़ी खास बात तो मेरी लाइफ में यही है, मतलब इतना मैं साइंटिस्ट हूँ, लेफ्ट ब्रेन यूज़ करता हूँ, बहुत भागम दौड़ी करता हूँ, एक एक सेकंड का मेरे पास टाइम नहीं रहता है। लेकिन जहाँ कोई कहेगा ना भाई 10 घंटे मेडिटेशन करो, आपका 2 मिनट पास्ट लाइफ दिखेगा, तो मैं 10 घंटे मेडिटेशन करने बैठ जाता हूँ, सिर्फ वो 2 मिनट के लिए। इज इट क्लियर? इतना पेशेंस चाहिए आपको, इतनी मतलब आप में वो पोटेंशियलिटी चाहिए कि हाँ बैठना है तो बैठना है। स्टील मतलब स्टील, साइलेंस मतलब साइलेंस। फिर ऐसा नहीं अब क्या होगा, अब क्या दिखेगा, अब कैसा होगा, हैंडल कर पाऊंगा, ऐसे थॉट आने ही नहीं चाहिए। लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन दोनों को शट कर देना है, सुपर कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना है, सिंबल्स को डालते रहना है। फिर जो भी राइट ब्रेन में से दिखेगा, लेफ्ट ब्रेन बीच में नहीं आना चाहिए। दिस इज ऑल्सो प्रेयर। ये ईथर एलिमेंट का प्रेयर है। अभी तक आपने फायर एलिमेंट की प्रेयर की, मंत्र चैंटिंग की, गायत्री मंत्र बोला, ओम नमः शिवाय बोला, जीसस को प्रे किया, अल्लाह को प्रे किया, गॉड को प्रे किया, सब ये फायर एलिमेंट का आपने किया है इतने साल तक। आपने मेडिटेशन थोड़े लोग ने किए, थोड़े लोग ने एयर एलिमेंट का कम किया है। अब ईथर एलिमेंट का पहली बार यहाँ पे आने के बाद आप सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, पहले तो कभी किया नहीं आपने। तो हमने आपको एक हाईएस्ट एलिमेंट दिया, उस हाईएस्ट एलिमेंट से हो सकता है एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट चेंज हो जाए, हो सकता है आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाए, हो सकता है आपका सोल कर्मा चेंज हो जाए। और चेंज होने का मतलब क्या? कर्मा से फ्री विल में आना, ये चेंज होने को कहते हैं कि मेरा ये कर्मा था, अब मैं फ्री विल में आ गया। दैट्स द मेन थिंग, राइट? या हाँ हाँ, वो पिछले जन्म का पुण्य है। एग्जैक्टली ये तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन है ना। मैं इतने साल से अपनी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवा रहा हूँ, कभी कुछ एबनॉर्मलिटी नहीं आ रहा है, मतलब एक पुण्य है ना मेरा। इतना ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, इतना बाहर का खाना खा रहा हूँ, इतनी मतलब लाइफ अनसर्टेन है। लोगों की तो लाइफ डिसिप्लिन से चलती है, एक अच्छे मतलब योगा करना, मेडिटेशन करना, टाइम टाइम पे खाना पीना, अपने घर पे सोना उठना, तो भी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर हो जाता है। हाँ हाँ, सबको होता है, राइट राइट, एग्जैक्टली। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, गो बियॉन्ड दैट एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। मेरे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में लिखा है मेरा सूर्य नीच का है। मुझे एस्ट्रोलॉजर ने, काफ़ी लोगों ने बताया कभी स्पिरिचुअलिटी में गलती से मत जाना, मैं आ गया चैलेंजिंग लेके। मुझे काल सर्पदोष है, कहा कि स्पिरिचुअलिटी में मत जाना, मैं आ गया। इज इट राइट? मेरा न्यूमरोलॉजिकल जो देखता है वो कहता है आपका राजयोग लिखा है, बिकॉज आपका 14 है, मतलब 5 और 6 नंबर आता है मेरा, तो मेरा राजयोग लिखा है। इज इट राइट? अब कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी है, एस्ट्रोलॉजी कहता है ये है और न्यूमरोलॉजी कहता है वो है। समझ में आ रहा है?
तो यू गो बियॉन्ड दैट एनर्जी। जहाँ पे आपको कोई कहता है आपको 350 डायबिटीज है, लेकिन आप एकदम फ्रेश हो, मस्त हो, घूम रहे, फिर रहे, खेल रहे हो, कूद रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी का 150 डायबिटीज रहता है, वो बेचारा कोमा में पड़ा रहता है, वो तो पैनिक हो गया, मेरा 150 हो गया, 150 हो गया। इज इट क्लियर? सो अल्टीमेटली द यूनिट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। ये भी एक इन्वेस्टिगेशन है, एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमरोलॉजिकल, ये ब्लड इन्वेस्टिगेशन के जैसा एक रिपोर्ट है, एक यूनिट है। उससे पैनिक नहीं होना। ये तो सिर्फ उस टाइम पे जब जन्मे थे तब का एक चार्ट बना है। दैट डजंट मीन ये चार्ट हमेशा ऐसा ही रहने वाला है। या डेफिनेटली मेरा तो देखो, मेरा बदलता इसलिए है ना, बिकॉज मेरे पास वो एक वननेस का कॉन्सेप्ट है। मैं कभी भी अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज करता हूँ ना, तो मेरा चार्ट चेंज हो जाता है। और मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप लोग बियॉन्ड एनर्जी चले जाओ, तो आप भी उस कॉन्शियसनेस की फ्री विल में आओगे कि जब चाहे आप अपनी चार्ट बदल सकते हो, जब चाहे आप अपनी डेस्टिनी बदल सकते हो। एंड इट इज़ पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं, मुझे बताओ। जब मैंने कुंभ के मेले में देखा, नागा साधु जैसे लोग कोई छोटे छोटे बच्चे को अगवा करते हैं और माँ बाप चिल्लाते रहते हैं, अरे मेरा बेटा अगवा हो गया, गायब हो गया, ये किडनैप हो गया। अब वो बच्चा नागा साधु लेके उसको एकदम संत साधु, क्या बड़े महात्मा बना देता है, तो उसका चार्ट चेंज हो गया कि नहीं? इज इट राइट? यहाँ माँ बाप सोचते अरे मेरा बेटे का क्या हो गया, क्या हो गया, किसने किडनैप किया, पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन वो साधुओं को पता है इसकी कॉन्शियसनेस बहुत प्योर है, इसको मुझे उठा के वर्ल्ड के कुछ अच्छे काम के लिए लगाना है, वो लगा लेते उसको काम पे। तो हम लोग भी उसी लोग में से हैं कि गॉड ने हम लोग को चुना है, तभी हम रिट्रीट में हैं, तभी हम यहाँ पे हैं, है ना? तो हमें भी कुछ ना कुछ यूनिवर्स को अच्छा देने के लिए आज हमको यहाँ पे भेजा है। हमारा रिग्रेशन हो रहा है, एक एक सफाई हो रही है, क्लियरेंस हो रही है। यह आपके लिए गुरुकुल है, जहाँ पे आप पूरा क्लियर करके यहाँ पे जाओगे, उसके बाद उसका काम करोगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ, डू गॉड्स वर्क, गॉड विल डू योर वर्क। अब तक तो हम हमारे लिए जी रहे थे ना, खुद के लिए काम कर रहे थे, खुद के फैमिली के लिए कमा रहे थे। लेकिन आज हमें समझ में आया कि अगर हम भगवान का काम करेंगे तो भगवान हमारा काम करेगा। तो इतने साल से मैं भी तो यही कर रहा हूँ, मैं सिर्फ गॉड का काम कर रहा हूँ। जो भी वो मुझे मैसेजेस दे रहे कि अब यहाँ जाओ, बद्रीनाथ जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, मैं जाता हूँ, मेडिटेट करता हूँ, हीलिंग करता हूँ, फिर कुछ ना कुछ उसका साइंस समझता हूँ, फिर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ। इज इट राइट? आपको वो अपील होती है, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं ये साइंस में कुछ तो ट्रुथ है, तो लेट मी एक्सपीरियंसेस। तो ये एक्सपीरियंस आप लेते जाओगे तो ग्रो करोगे। विदाउट एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं कर पाओगे आप लाइफ में। स्टेगनेंट है आपकी लाइफ, वहीं के वहीं आप पढ़े हो इतने साल से, क्या खाना पीना उठना बैठना, बस यही फैमिली, यही लोग, यही प्रोफेशन, और आगे है क्या आपके लाइफ में? कुछ भी तो नहीं है आपकी लाइफ में। इज इट राइट? और मेरे लिए तो देखो कितनी लाइफ, मतलब कितनी फैमिलीज है मेरे साथ, कितने लोग हैं। इंडिया में 80 सेंटर्स है, वर्ल्ड में कितने मेरे सेंटर्स है, और मैं आराम से हैंडल कर पा रहा हूँ क्योंकि गॉड का एक मिशन चला रहा हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको वो सही में सब क्लियरेंस करने पड़ेंगे, हर रिग्रेशन में वो क्लियरेंस करना पड़ेगा। हर रोज मैं 21 टाइम साइकिक सर्जरी करता हूँ, 200 टाइम्स मैं सिंबल्स की चैंटिंग करता हूँ, तब जाके मैं उसका काम कर पाता हूँ, उसके लिए मैं एलिजिबल होता हूँ। इज इट राइट? इतना बिजी होने के बावजूद भी आप सोचो 21 टाइम साइकिक सर्जरी करना। आज भी दोपहर का टाइम मिला, लंच के पहले मैं साईं मंदिर गया, वहाँ जाके साइकिक सर्जरी की, अट्यूनमेंट किया, क्योंकि मैंने पहले आप लोग का किया तो मैं थोड़ा ड्रेन हो गया, तो मैं अपने आप को रिचार्ज करने के लिए गया। सो दिस प्रोसेस आपको भी करना पड़ेगा। पहले सेल्फ हीलिंग करो, फिर दूसरों की हीलिंग करो, फिर सेल्फ हीलिंग करो। ऐसा नहीं बस दूसरों की हीलिंग ही करते जाओ। और जो क्रिस्टल्स हम लोग ऐसे पहनते हैं और ये क्रिस्टल्स हमको हेल्प करते हैं, कुछ क्रिस्टल्स आपको भी लेके रखने पड़ेंगे, बिकॉज आपको प्रोटेक्शन चाहिए। अनवांटेड एनर्जीज आपके साथ मतलब प्ले नहीं करने चाहिए। किसी की नेगेटिव निकल गई, आप एब्जॉर्ब करोगे। इसलिए सदगुरु जैसे बहुत से लोग मना करते हैं कि हीलिंग मत करो, रेकी मत करो, आप दूसरे का कर्म ले रहे हो करके, वो मना करते हैं। लेकिन एक क्रिस्टल का साइंस है, एक मिनरल का साइंस है कि वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, वो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आने नहीं देगा, आपको प्रोटेक्शन देगा, आपका ऑरा को एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करेगा, है ना? अभी मैंने इतने लोग का अट्यूनमेंट किया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने एडवांस क्लास का किया, पीएल थेरेपिस्ट का मैंने अट्यूनमेंट किया, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने 700 लोगों का भी अट्यूनमेंट किया देव संस्कृति हरिद्वार में। जेल में 1200 लोगों का मैं अट्यूनमेंट करता हूँ, और वो लोग तो क्रिस्टल भी अलाउ नहीं करते, ये अंगूठी वगैरह ये सब निकलवाते जेलर, और फिर बोलते अब अंदर आओ। बगैर क्रिस्टल का भी 1200 लोगों का अट्यूनमेंट करना, पूरा ड्रेन हो जाता हूँ, पूरा काला पड़ जाता हूँ। लेकिन फिर मैं कहीं आजू बाजू में साईं मंदिर, काली मंदिर कोई रहता है, मैं जाके 10 मिनट गुरुद्वारा में जाके रिचार्जिंग कर लेता हूँ, तो वापस हो गया मेरा काम। तो डरता नहीं हूँ कि भाई अरे क्यों मैं जेल में जाऊँ, पैसे थोड़ी देने वाला है कोई, है ना? क्योंकि क्रिमिनल है वो, किसने रेप किया है, किसने डाके डाले, किसने मर्डर किया है,
इज इट राइट? तो उनकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स तो मैं एब्जॉर्ब करूंगा कि नहीं कुछ हद तक, तो आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। लेकिन अल्टीमेटली मुझे समझ में आता है कि कैसे मुझे निकलना है। मुझे दूसरे साधु संतों के जैसे ना बीमारी से नहीं मरना है। मैंने बहुत से साधुओं पे रिसर्च किया, ब्रह्म कुमारी में, आर्ट ऑफ, सब जगह मैंने किया। मैं देखते हैं एंड उनकी बहुत खराब होती है। क्यों होती है? क्योंकि उन्हें वो प्रोटेक्शन एनर्जी का साइंस ना कहीं समझ में नहीं आता है। और वो गलतियां मैंने भी अपनी पास्ट लाइफ में की थी। तो मैं बीच बीच में अपना रिग्रेशन करता हूँ, उसको क्लियरेंस करता हूँ, बीच बीच में कुछ ज़्यादा क्रिस्टल्स पहनता हूँ, कुछ ज़्यादा शिवलिंग को लेके रिप्रोग्रामिंग करता हूँ, कुछ अकेले जाके अपनी सेल्फ फीलिंग प्रोसेस करता हूँ करके। इज इट राइट? जैसे अभी यूएस में मैं दादा भगवान की गुरु पूर्णिमा में गया, भले मुझे 4-5 लाख रुपए का खर्चा हुआ वहाँ जाने का, लेकिन फिर मेरी सेल्फ चार्जिंग हो गई। आई वॉज प्रिपेयर टू अटेंड यू पीपल। अगर मैं वहाँ नहीं जाता गुरु पूर्णिमा में तो शायद मैं इतना चार्ज नहीं रहता। तो यू हैव टू स्पेंड सम टाइम, सम मनी। तो उसमें क्या है कि आपका सेल्फ के साथ टाइम मिलता है ना, तो डेफिनेटली बहुत सी रीजनरेटिव प्रोसेस होते हैं। आपका मतलब आपका ऑरा एक्सपांड होता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपका रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाता है, और फिर डेफिनेटली आप में एक फाइटिंग स्पिरिट आ जाती है करके। और अगर आप फाइट नहीं करोगे तो कहीं से भी नेगेटिव एनर्जी एंटर हो जाएगी। इज इट ट्रू? तो आपके घर में जो भी लोग हैं ना, वो आपके ऑरा में रहते हैं, और आपकी जो अनहील्ड पार्ट होती है ना, उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं और आपको ट्रिगर करते हैं। तो प्रॉब्लम उनमें नहीं है, प्रॉब्लम हमारे में, बिकॉज हम वो अनहील्ड पार्ट लेके उनके सामने जाते हैं। मेरे में गुस्सा है और कोई मुझे गुस्सा दिलाएगा तो मैं बोलूंगा तुम्हारे वजह से मुझे गुस्सा आया। गुस्सा उसके वजह से नहीं आया, गुस्सा पहले अंदर था, किसी ने मुझे सिर्फ पोक किया, कुछ ट्रिगर किया, तो बाहर निकला कि नहीं? इज इट ट्रू? है ना? तो यही चीजें आपको समझनी है कि जो स्पिरिचुअल हमने कल से आज तक हम आपको सिर्फ हीलिंग 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 में डाल रहे हैं, सिंबल सिखा रहे हैं, आपको लगता है ये वेस्ट है, मेरे लिए वेस्ट है। एक बच्चा बोलेगा मेरे को तो कहाँ एमबीए बनना है, इंजीनियर बनना है, ये क्या ए फॉर एप्पल बी फॉर बेबी सिखा रहे हैं, मुझे कौन सा बेबी को लेके घूमना है, मुझे एप्पल लेके कहाँ घूमना है, मुझे कैट लेके कहाँ घूमना है। लेकिन अगर वो 10th स्टैंडर्ड तक नहीं पढ़ेगा 12 साल, तो उसको 10th की सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी। 5 साल कॉलेज नहीं जाएगा तो ग्रेजुएशन की नहीं मिलेगी। उसके बाद वो एमबीए कर सकता है ना। इज इट राइट? तो अगर आप 15-20 साल पढ़ाई माइंड की एजुकेशन में डाल सकते हो, सोल एजुकेशन में कम से कम 5 दिन तो डाल सकते हो कि नहीं? 5 दिन तो डाल सकते हो। मैंने कम से कम 1700 रिट्रीट ऑर्गेनाइज किए, कंडक्ट किए, 1700। आप सोच सकते हो करके, आपकी तो ये फर्स्ट रिट्रीट है। तो इसको एंड मत समझिए, मतलब ये मत समझिए मेरा वेस्ट हुआ यहाँ आना, मेरा पैसा वेस्ट हुआ, मेरा टाइम वेस्ट हुआ, यहाँ मुझे कोई अटेंड नहीं कर रहा है, मुझे कोई समझा नहीं रहा है क्या हो रहा है। अभी नहीं समझ में आएगा, अभी बस सिर्फ होने दो जो हो रहा है। आपके पीछे हम लोग बहुत काम कर रहे हैं करके। गॉड इतनी जल्दी कोई चीज़ को नहीं समझाता। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज सी कैसा होता है ना, हॉनेस्टली स्पीकिंग ना, कि हम ह्यूमन बींग्स है, कहीं पे भी जाते हम सोचते अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये नहीं हुआ, मैं तो इसके लिए आया, मैं तो उसके लिए आया, मैं तो आंसर के लिए आया, मैं तो 1-to-1 मीटिंग के लिए आया, 1-to-1 सेशन के लिए आया, ये तो सब ग्रुप में हो रहा है, ग्रुप में हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम पहले सब क्लियरेंस करने के बाद फिर हम आपको 1-to-1 मिलेंगे, तब तक काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर हम टेक्निकल बातें करेंगे आपके साथ, क्या अभी आपको करना क्या घर पे जाके। अगर मैं अभी आपको डायरेक्ट मिलूंगा और आप अपने प्रॉब्लम समझाओगे और मैं बोलूंगा आपको ये सिंबल यूज करना है, साइकी सही में ये एफॉर्मेशन यूज करना है, आप बोलेंगे अरे ये तो मैंने सीखा ही नहीं, ये तो मुझे पता ही नहीं। तो लेट अस टीच फर्स्ट द ट्रीटमेंट पार्ट एंड देन गो फॉर द डायग्नोस्टिक पार्ट। एलोपैथी में उल्टा होता है, सिर्फ डायग्नोस्टिक करते हैं कि भाई ये तुम्हें कैंसर है, फिर बोलते हैं इसका कोई इलाज नहीं है, तुमको HIV है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो आदमी तो वो डर से, डिप्रेशन से मर जाता है कि मुझे जो बीमारी है उसका इलाज ही नहीं है। इज इट राइट? लेकिन अब देखो कि गॉड ने इस कलयुग में भी, जहाँ पे सब कुछ बोलते ना मारा मारी चल रही है, लोग लड़ रहे हैं जात पात के नाम से, सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद भी ये कितनी स्पिरिचुअल रिट्रीट में कितना कुछ समझने को मिल रहा है हमको। यस, हाँ, नहीं 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 नहीं, एक्चुअली कैसा है ना, आपके चक्र के जो ऑसिलेशंस है ना, वो थोड़े अलाइनमेंट करने के लिए सब करना पड़ता है। जब हमने अट्यूनमेंट किया, आपके सर पे हाथ रखा,
तो क्या था ना, हमने सिंबल्स को भी इंस्टॉल किया आपके चक्र के अंदर, जैसे ऐप्स इंस्टॉल करते हैं ना मोबाइल में, वैसे सिंबल्स को इंस्टॉल करना पड़ता है। ऐसा नहीं ये सिंबल जाके आप किसको सिखाओगे वो प्रैक्टिस करेगा, ऐसे नहीं चलेगा कि नेट पे बहुत सारे सिंबल्स अवेलेबल है, लोग कॉपी करके वो चैंट करते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसकी शक्तिपात होती है, इसका चैनल होता है, इसका अट्यूनमेंट प्रोसेस होता है, इज इट राइट। तो ये जो आपके हाथ पैर हिलते हैं ये होता है, वो थोड़े ऑसिलेशंस होते हैं, थोड़े चक्र के वाइब्रेशनल मोड होते हैं, उसके वजह से कुछ ट्रिगर हो जाता है। किसी का एंगर बार आता है, किसी का हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, हैवीनेस लगता है, किसी के आंख में पानी आता है, किसी की यॉर्निंग होती है, ये सब स्पिरिचुअल प्रोसेस है। हाँ नहीं, नॉर्मल रहा तो कैसा होता है ना कि आदमी नॉन रिएक्टिव है, नॉन सेंसिटिव है, तो वो उसको कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने इतने साल में कितनी चीज़ें सीखी है, मुझे एक्चुअली कभी कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं हमेशा हर सर को बोलता था आपने एनएलपी की टेक्निक यूज़ की, हीलिंग की मेरे ऊपर साइकिक सर्जरी की, मुझे क्यों कुछ होता नहीं है। बोलते हैं तुम नॉन सेंसिटिव पर्सन हो। तो मैं नॉन सेंसिटिव हूँ ना, नॉनसेंस तो नहीं हूँ। बोलते नहीं नॉनसेंस नहीं है, नॉन सेंसिटिव। तो मैंने बोला फिर करूँ क्या, बिकॉज कैसा है, अगर आप शून्य दिमाग से आए हो तो आपको तो कोई चीज़ लगनी ही नहीं वाली। क्या लगेगी मुझे बताओ, समझ में कि नहीं। वो अमिताभ बच्चन जाके वो शिव के टेम्पल में से घंटी बजा रहे, भगवान मैं दूसरी बार नहीं आऊँगा, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। वो बोलते ये कौन बंदा है, उसको थोड़ी लगेगा अमिताभ बच्चन मेरे यहाँ घंटी बजा रहा है, मेरा तो उसका काम करना पड़ेगा। अब वो शून्य में भगवान बैठे हैं, थोड़ी आप उसका डायलॉग सुनने वाले, इज इट राइट। तो हमारे अंदर भी जो गॉड है ना, एक्चुअली वो शिवा है जो शून्य में बैठा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, इज इट राइट। तो वो आप जब मेडिटेशन करके उस साइलेंस में शिवा से कनेक्ट होंगे ना, आप नॉन रिएक्टिव बनोगे, आप सिर्फ रिस्पॉन्स करोगे लाइफ में। और रिग्रेशन में वही चीज़ें निकालनी जहाँ जहाँ आपने रिएक्ट किया था, ओवर रिएक्ट किया था, जिसके वजह से मैंने कहा ना राई का पहाड़ बन गया। मैंने अभी ऊपर पीएलआर थेरेपिस्ट वालों को एक कॉन्सेप्ट समझाया कि कभी भी हमको कोई एक बच्चा स्कूल में जाता है ना, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहता है, और टीचर क्या बोलती है, बेटा 1 से लेके आपको 100 की काउंटिंग करानी है। बोलता है 1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 100, वो बीच का खा जाता है कि नहीं, इज इट राइट। उसको बोलते हैं ए से लेके जेड, बोल ABCD XYZ, ऐसे ही बोलता है, क्योंकि वो जंप करता है। तो हम भी लाइफ में ना जंप ज़्यादा करते हैं, छोटी बात को ना राई का पहाड़ बना देते हैं कि नहीं ऐसा हुआ अब तो मुझे डिवोर्स लेना ही पड़ेगा, नहीं ऐसा हुआ मुझे ब्रेकअप करना पड़ेगा, नहीं ऐसा हुआ। तो हम पूछते क्या हुआ, नहीं इसने ना मेरी सुनी नहीं, इसने ना मेरे साथ ऐसा झूठ बोला। इतने छोटे से चीज़ के हमने सीधा एंड कंक्लूजन पे आ गए। लेसन 10-20 का सीखना था और हम सीधा 100 पे आ गए। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जब हम आपके पीछे जाते हैं ना, तो एक्चुअली जब 100 से 80 तक आते ना, तब तक कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि कुछ था ही नहीं, वो इल्यूजन था, कुछ इश्यू नहीं था। 20 से 100 तक कुछ भी नहीं था। 20 के बाद समझ में आया, अच्छा एक्चुअली ये प्रॉब्लम हुआ था। इसलिए आप देखो, वकील के पास जाओ, आप डॉक्टर के पास जाओ, काफ़ी चीज़ें उन्हें समझ में ही नहीं आती, बिकॉज जो आप बोलते हो ना वो इमोशनली चीज़ें बोलते हो, और एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। इज इट राइट। कितने केस पेंडिंग है कोर्ट में, मेरे को बताओ। कितने डॉक्टर्स भी अनसॉल्व केसेस करते हैं, उनको बीमारी समझ में नहीं आती। आप बोलते मुझे ये बीमारी, बोलते रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, तुम सिम्टम्स ऐसे बता रहे हो। बिकॉज वो सोल का कर्मा का एक सिम्टम है, वो बॉडी का सिम्टम नहीं है। इज इट क्लियर। और जो कोर्ट में केस चलते हैं ना, भाई भाई के ऊपर केस कर रहा है, एक हस्बैंड वाइफ के ऊपर केस कर रहा है, वो कर्मा का केस चल रहा है, वो प्रॉपर्टी का केस नहीं है, वो मनी का केस नहीं है। इज इट राइट। तो ये केस भगवान की अदालत में सॉल्व होता है, लोगों की अदालत में केस सॉल्व नहीं होंगे ये। इज इट राइट। कोई एक नर्स थी KEM हॉस्पिटल की, उसके ऊपर किसी वार्ड बॉय ने रेप कर दिया, 26 ईयर्स तक वो लेडी कोमा में थी, आपको पता होगा न्यूज़ से। अब मुझे बताओ ना, 26 साल कोमा में रहने के बाद जब वो आई या मर गई, उसको कौन सा जस्टिस मिला, ठीक है कि नहीं। अब वो जब नेक्स्ट लाइफ में आएगी, रिवेंज एटीट्यूड से आएगी, वो वार्ड बॉय की लाइफ खराब कर देगी। अब उस बंदे को समझेगा ही नहीं कि ये लेडी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, छोटी छोटी चीज़ में मेरे पे केस कर रही है, मुझे बार बार जेल में डाल रही है, मुझे ये कर रही है। तो ये होता है ना कि हमको समझ में नहीं आता कौन से लाइफ का कर्म पॉपअप हो गया। बिकॉज बहुत से सालों के बाद, जन्मों के बाद ना, कोई सोचता है मुझे उसका ना जस्टिस चाहिए, और हम उसके लिए जन्म लेते हैं, और उस इश्यू में जो लोग इन्वॉल्व है ना, उनको वापस आना पड़ता है आपको वो जस्टिस के वजह से। जैसे कोर्ट में क्या बोलते हैं, इस मर्डर के टाइम पे कितने आई विटनेस थे, उनको कोर्ट में लेके आओ।
अब वो बंदे कि कहाँ, उसको कोई लेना देना भी नहीं, वो तो सिर्फ वहाँ खड़ा था एक ट्रेन में या रास्ते पे और सड़क पे कोई मर्डर हो गया और उसने देख लिया बाय फ्लूक से, अब उसको रोज पुलिस स्टेशन आना पड़ता है, कोर्ट में आना पड़ता है। इज इट राइट? जस्ट बिकॉज वो विटनेस था। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं है। जेंडर तो चेंज हो गया ना, बिकॉज एक्सपीरियंस तो शिव का भी लेना है, शक्ति का भी लेना है ना। तभी तो जिस इंसान ने कभी फीमेल को रिस्पेक्ट नहीं किया होगा, उसको बहुत सारे फिर फीमेल्स के जन्म मिलते हैं। इज इट राइट? तो उसको गो थ्रू करना पड़ता है कि फीमेल्स को कितना लाइफ में गो थ्रू करना पड़ता है, और अगर आप उसकी वैल्यू नहीं करते हो, क्योंकि आज हम उसको लक्ष्मी मानते हैं, सरस्वती मानते हैं, काली मानते हैं, दुर्गा मानते हैं, और अगर आप उनको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो मनी आपके पास नहीं आएगा, रिस्पेक्ट आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी है, क्रिएटिव एनर्जी है, उसको आप मतलब उसकी आप हानि कैसे कर सकते हो? इज इट राइट? उसको आप मतलब नेगेटिव कैसे समझ सकते हो करके। तो ये होता है ना कि हमें हर लाइफ में जेंडर बदला जाता है, और ये देखा जाता है कि पहले वाले लाइफ में आप कौन से जेंडर में थे और आपने ऑपोजिट जेंडर को कितना रिस्पेक्ट किया या लव किया, राइट? तो ये जो साइंस है रिग्रेशन का, इसमें हमें शिव शक्ति को बैलेंस करना है, हमको वननेस में आना है, मतलब हायर कॉन्सेप्ट लेके ना रिग्रेशन करो। छोटे छोटे चीज को दिमाग में लेके रिग्रेशन प्लीज मत करो आप, मेरा कहने का मतलब है, बिकॉज हमें वो रिजल्ट चाहिए जो बहुत आगे तक हमें कहीं ले जाए, राइट? अब कोई कहता है डॉक्टर कि आपके डायबिटीज की वजह से आपको रेटाइनोपैथी हुआ, नेफ्रोपैथी हुआ, न्यूरोपैथी हुआ, आप जाके बोलते नहीं नहीं मुझे तो सिर्फ शुगर को नॉर्मल करना है, किडनी की भले कुछ भी वाट लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो क्या ट्रीटमेंट हुई? पार्शल हुई कि नहीं? वो सिर्फ शुगर का यूनिट, वो इंसुलिन के 2-4 इंजेक्शन ज़्यादा दे देगा और बोले हाँ ये लो तुम्हारा शुगर नॉर्मल हो गया, वो बंदा खुश हो जाता है, हाँ चलो। अंदर आँख खराब हो गई, किडनी खराब हो गई। इज इट राइट? तो ये सब जो हमारे साइड इफेक्ट है ना, कर्मा को क्लियर नहीं करने की वजह से ना, ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। कर्मा तो है ही, लेकिन वो नहीं क्लियर कर रहे, उसके वजह से हेल्थ खराब हो रही, रिलेशन खराब हो रहे, फाइनेंस खराब हो रहे हैं, ये ज़्यादा क्रिटिकल है। इज इट राइट? तो हमें अगर रिग्रेशन में हम उस कॉज को ही निकाल देंगे कि एंगर के वजह से बहुत सारे लाइफ मैंने मिस किए, बहुत सारे रिश्ते मैंने बिगाड़े, तो एंगर का रिग्रेशन करो, जीन्स का रिग्रेशन करो, ऑर्गन का रिग्रेशन करो, समझ में आ रहा है कि नहीं? मनी का रिग्रेशन करो, वूम का रिग्रेशन करो। मदर अगर डिप्रेशन में थी प्रेगनेंसी के वक्त, तो उसने जो भी नेगेटिव थॉट्स अपने बच्चे को दिए और वही थॉट लेके वो बच्चा पूरी ज़िंदगी परेशान हो रहा है, तो हमको उसका वूम रिग्रेशन करना पड़ता है, उसके डीएनए में से वो इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है। क्योंकि हस्बैंड वाइफ के झगड़े चल रहे, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के झगड़े चल रहे, वो बच्चा अंदर बेचारा अंदर सिकुड़ते जाता है, वो बाहर आने से डरता है, फिर उसका सी सेक्शन करना पड़ता है, या फिर वो ऐसे रिटार्डेड बॉर्न होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ ग्रोथ इम्पार्ट होता है, तो वो डीएनए में कहीं तो इम्पैक्ट है। माँ बाप थोड़ी चाहते थे कि बच्चा ऐसा बॉर्न हो, लेकिन थॉट ऐसे डाले तो ग्रोथ भी तो वैसी होगी ना। इज इट राइट? आज आप थोड़ी चाहते हो कि आपका कोई बच्चा वीक पैदा हो या नहीं पढ़ाई करे, कोई थोड़ी ऐसा सोचते हैं, लेकिन कोई लाइफ में बलि चढ़ाई बच्चे का तो बच्चा ऐसा बॉर्न हो जाता है। कोई लाइफ में अपने बच्चे को आश्रम में भेज दिया तो वो बच्चा रिवेंज एटीट्यूड से आपके घर में आएगा। इज इट राइट? तो ये चीज़ें हिसाब किताब पूरी करनी है, ये न्यूट्रलाइजेशन करने का एक रिग्रेशन होता है। तो हर चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप सोचो, कुछ रिजल्ट के लिए मत सोचो, कोई प्रॉफिट के लिए रिग्रेशन मत कराओ कि मुझे इससे क्या प्रॉफिट होगा, इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदे के लिए करोगे तो वापस लूप साइकिल में आ जाओगे। इज राइट? मंदिर में जाओ तो थैंक यू बोलने के लिए जाओ, कुछ मांगने के लिए मत जाओ, नहीं तो वापस मन्नत पूरी होने के बाद जानी पड़ेगी, नहीं जाओगे तो फिर असाधना होती है। अब बोलते ना मेरा काम हो गया तो मैं 11 रुपये चढ़ाऊंगी, काम होने के बाद भूल भी जाता है मैंने 11 रुपये चढ़ाने थे, तो वो कर्म के साइकिल में आ गए कि नहीं? क्योंकि जो थॉट छोड़ा है वो क्लोजर बराबर नहीं किया, जब क्लोजर नहीं किया तो आपका उसका इम्पैक्ट तो होगा कि नहीं? इज इट राइट? तो रिश्तों में भी हमने क्लोजर नहीं किया, तभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। कोई लाइफ में हमने अच्छे से हस्बैंड वाइफ का रोल नहीं निभाया, तो ये लाइफ में फिर बाय डिफॉल्ट ट्रिगर हो जाता है। तो अगर पहले वाला क्लोजर करते तो ये वाला रिलेशनशिप अच्छा रहता, ये वाले रिलेशनशिप को अच्छे क्लोजर करते तो नेक्स्ट लाइफ में भी आप अच्छे से मतलब जी पाओगे रिलेशनशिप में। इज इट राइट? मनी में भी ऐसा है, किसको देना था नहीं दिया, क्लोजर नहीं किया तो वो कर्ज चढ़ गया कि नहीं? इज इट राइट? हेल्थ को केयर नहीं किया, हेल्थ का क्लोजर नहीं किया, खाना तो ठूस ठूस के खा लिया लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन नहीं किया, हमारा स्टूल पास नहीं हुआ, यूरिन पास नहीं हुआ, तो क्लोजर ठीक नहीं हुआ, तो एसिडिटी, अल्सर, कैंसर तो होगा कि नहीं? इज इट राइट? किसी को हर्ट किया और उससे फॉरगिवनेस सीख नहीं किया तो क्लोजर नहीं किया।
तो रिग्रेशन का मतलब है क्लोजर करना। इज इट राइट? अनजाने में ही सब कुछ होता है मैक्सिमम, या इग्नोरेंस से होता है या अनजाने में होता है। एग्जैक्टली, दैट्स वाई वो रिग्रेशन करना है ना, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इज इट राइट? चीजें तो कैसा है ना, उस टाइम पे या अज्ञानता होती है या अहंकार होता है, दो चीजें होती है, या इग्नोरेंस होती है या ईगो होता है। पता है मुझे तो क्या फर्क पड़ता है, जैसे लोग बोलते हैं हाँ मुझे पता है सिगरेट का साइड इफेक्ट क्या है, हाँ मैं पी रहा हूँ मुझे पीना है, तो मतलब वो इग्नोरेंस नहीं है, वो ज्ञान है लेकिन पी रहा है वो। इज इट राइट? अब कोई गांव में बच्चा है, उसको समझ भी नहीं आता कि उसके लंग्स खराब हो सकते हैं, उसको फाइब्रोसिस हो सकता है, ये हो सकता है, और वो बेचारा पी रहा है क्योंकि उसने देखा है कि उसके पेरेंट्स पी रहे हैं। तो इग्नोरेंस है कि नहीं उसको? इज इट राइट? यस। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। नहीं नहीं, बात अगला का नहीं है, कैसा है ना, आपको अपने अंदर डिसॉल्व करना है। रिग्रेशन ही हेल्प करेगा। सी कैसा है, फॉरगिवनेस सीख करना ही रिग्रेशन है। हमें माफी मांगना है। जैसे जैनों में भी प्रतिक्रमण सामयिक होता है, तो अनाज के दाने का, पानी का, वायु का, हर एक का माफी मांगते वो, क्योंकि सांस लेते हुए बैक्टीरिया अंदर जाता है। तो कहाँ बैक्टीरिया ढूंढने के, तेरे को मैंने कहाँ मारा था, तू कहाँ गया, थोड़ी ढूंढने बैठोगे उसको। आपने अंदर माफी मांग लिया, वो बेचारा इवेपोरेट हो गया, वो ईथर एलिमेंट में चला गया। इज इट राइट? तो आपके अंदर भी जो चीजें दबी पड़ी है ना, उसको आप फॉरगिव करके अपने शरीर को हल्का कर दो। इज इट राइट? आपके सेल्स को हल्का कर दो। आपके अंदर जो भी मेमोरीज है, सोमेटिक मेमोरीज है, जिसमें कहीं ना कहीं हर्ट भी है और कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, सामने वाले का कर्ज भी है, दोनों चीजें हैं, वो निकालनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ पीएलआर थेरेपिस्ट में तो दो चीजें मेन निकालनी है, एक डूअरशिप निकालनी है और एक ब्लेम गेम निकालना है। ये दो मेजर चीजें रिग्रेशन में निकालना है। मैंने ये किया, इसके वजह से सक्सेस हुआ, ये डूअर निकालना है। मेरे वजह से आज तुम घर पे अच्छे से जी पा रहे हो, मैंने कमाया तब ये घर में सब पैसा आ रहा है, ये डूअरशिप निकालना है। मैं घर में खाना बनाती हूँ इसलिए आपको खाना मिल रहा है, अगर मैं नहीं रहती तुम्हें खाना कौन देता, ये डूअरशिप निकालना है। ठीक है? सेकंड ब्लेम गेम निकालना है कि तुम्हारे वजह से ये हादसा हुआ, तुम्हारे वजह से मेरी लाइफ खराब हुई, तुमने मेरी लाइफ मेस कर दी, ये निकालना है। तो रिग्रेशन में ये दो चीजें निकालो, डूअर्स निकाल दो, मैंने नहीं किया, ये स्क्रिप्ट में था, मेरे से करवाया गया। तुमने नहीं किया, ये स्क्रिप्ट तुम्हारे था, तुमने उसको निभाया और तुमने मुझे ऐसे किया। चेस का गेम होता है, एंड में एक ही बॉक्स में रहते हैं, राइट? पिक्चर में हीरो रहता है, विलन रहता है, लास्ट में वो खत्म होने के बाद एक ही थाली में खाना खाते हैं। इज इट राइट? ना वो राम रावण के, ऐसा नहीं कि चलो सेट के बाहर भी मैं तो तेरे को मार दूंगा, ऐसा थोड़ी बोलते हो। इज इट राइट? दोनों मिलके चिल्ल होते, खाते पीते रहते। तो हमें भी समझना है कि कोई बंदा आपकी लाइफ में आया है, वो आपको कुछ सबक सिखा रहा है, तो उसको वो रोल मिला है बिकॉज आपको वो लेसन सीखना था, आपको स्कूल जाना था, पूरे साल भर टीचर बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से पढ़ाया, वही टीचर एंड में एग्जाम ले रही है, तो आपको बुरी लग रही है। अब बोलते देखो ये कैसी रावण बन गई, साल भर तो अच्छी थी, अब तो मैं पूछता हूँ ये आंसर नहीं आता तो बोलते मुझे नहीं पता। इज इट राइट? तो ये क्या होता है, हम ही रोल चेंज करते हैं, हस्बैंड वाइफ, हम लोग कभी बहुत अच्छे होते, कभी हम ही एक दूसरे के लिए बहुत बुरे होते हैं। क्योंकि हम बुरे इसलिए होते क्योंकि हम उसकी परीक्षा लेते, वो हमारी परीक्षा लेते, इसलिए हमें बहुत सारे कस्में रस्में खिलवाते हैं, मतलब वो परिक्रमा करवाते हैं, अग्नि के फेरे करते, बहुत सारे ये सब रिचुअल्स करते हैं ना, ये इसलिए करते क्योंकि आगे पता है कि आदमी ना वो बहने वाला है, वो अरे तुरे पे आने वाला है। हर एक की दिल की बात कह दी सर। नहीं, फैक्ट है, मैंने इतने रिग्रेशन के जो एक्सपीरियंसेस लिए ना, मतलब मेरे लिए तो लाइफ का ये सबसे बड़ा ड्रामा है कि इंसान टूट ही पड़ता है आपके ऊपर, क्योंकि खुद भरा पड़ा है, वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है और सामने वाले को आने दो, बात खत्म हो गई। इज इट राइट? तो ये होता है ना कि हम कहीं विक्टिमाइज्ड होते हैं और कोई हमारे वजह से विक्टिमाइज्ड होता है। रिग्रेशन में उसको डिसॉल्व करना है। हमारा डूअर्स का ईगो है और ब्लेम गेम करने के लिए हमें बहुत अच्छा लगता है लाइफ में। इज इट राइट? तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें निकाल दो। आपको लगता है ना, मैं कितने साल से शिरडी में आ रहा हूँ और मैं हर बार कहता हूँ
कि शिरडी के मंदिर में कितना डोनेशन मिलता है, सड़क बन जाए तो। बहुत पहले पहले मैं ऐसे बोलता, बहुत साल पहले। जब से स्पिरिचुअलिटी में आया हूँ मैं सिंबल्स डालते 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 जाता हूँ करके। अब मैं पिछले साल से देखता हूँ रोड इतने अच्छे हो गए कि आराम से हाईवे से आप आ सकते हो यहाँ पे। नहीं तो 2 बार मेरी गाड़ी के यहाँ पे ना वो नीचे से फिल्टर टूट गया, मेरे को 70,000 का यहाँ एक्सपेंस हुआ 2 बार मेरी गाड़ी को, क्योंकि नीचे से पत्थर ऐसा डैमेज होता है, वो ऑयल लीक होता है, इंजन फ्रीज हो जाती है, फिर कंपनी को बुलाते हैं, टो करके लेते हैं, बोलते नहीं अब ये नई इंजन डालनी पड़ेगी। तो मैं सोचता हूँ यार ये बाबा के दर्शन के लिए मेरा क्या मतलब बड़ा फटका लग गया यहाँ पे। तो क्लियरेंस तो सबका होता है कि नहीं, इज इट राइट? तो मैं आने थोड़ी बंद कर दूंगा, मैं सोचूंगा यार यहाँ तो आके तो ऐसे फटके लगते हैं करके। कहीं पे भी कुछ भी, लोग के वैष्णो देवी में भी एक्सीडेंट्स होते हैं, तिरुपति में भी होते हैं, जहाँ क्लियरेंस लिखा है वहाँ होगा ही। ऐसा नहीं है कि वो भगवान का स्थान है वहाँ कुछ नहीं होगा, वहाँ ज़्यादा होगा। यहाँ भी स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा कचरा निकलेगा। आप आए हो प्रॉफिट के लिए, लेकिन कचरा इतना निकलेगा आप बोलोगे अरे बाप रे नेक्स्ट टाइम तो सोचना पड़ेगा, मुझे उल्टी हुई, नींद नहीं आ रही, मुझे सर दर्द हो रहा है, हैवीनेस हो रहा है, मैं नेक्स्ट टाइम सोचूंगा आने के लिए। बिकॉज क्लियरेंस हो रहा है ना, इल्यूजन निकल रहा है, आपके गलत परसेप्शंस टूट रहे हैं यहाँ पे। इज इट राइट? जो भी चीज़ें आपने इतने ड्रामा आपने क्रिएट किया वो ड्रामा ही टूट रहा है। बिकॉज बाहर दुनिया में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, ड्रामा जो अंदर किया वही प्रॉब्लम लेके फंसा पड़ा है। इज इट राइट? तो आप सोचो वो निकालेगा कौन? आप ही तो निकालोगे वो। इज इट राइट? कोई बाबा संत इतना हाई पावर वोल्टेज वाला रहेगा, वो अगर आपको ब्लेस कर भी देगा, जैसे सब नेता अभिनेता ये स्पोर्ट्समैन जाते हैं बाबाओं के पास, है ना, और वो जीत भी जाते हैं, लेकिन एक्चुअली अंदर से उनकी कोई काबिलियत नहीं होती, सिर्फ किसी ने एनर्जी दे दी और वो उनकी कुंडली ने ऊपर लेके आते और वो अव्वल नंबर पे आ जाते हैं। बट एक्चुअली कर्मा है ना ये। तो बाद में यही यंग सोल मैच्योर सोल लेवल पे जाता है तो डिप्रेशन में चले जाता है, बार बार सुसाइड करता है, वो क्राउड को अवॉइड करता है, क्योंकि उसने क्राउड को फंसाया है, अब वो क्राउड को फेस नहीं कर पाता है। ये देखा कि नहीं आपने? बुद्धा जब तक राज दरबार में थे ही वॉज अ यंग सोल। गुरु नानक देव जब तक यंग सोल थे तो एड्रेस करते थे क्राउड को। जब मैच्योर सोल पे उनकी कॉन्शियसनेस चली गई तो वो अकेले में बैठना पसंद करते थे, किसी के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे। तो हम भी सब वही मैच्योर सोल है कि जिन्हें अभी हमको धीरे धीरे भीड़ पसंद नहीं है, हमको अकेले में रहना मजा आता है। इज इट राइट? सो बिकॉज अब सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोसेस आया है, जाति स्मरण का आया है करके, हमें जानना है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। इसलिए तो इधर आए होने, तो क्यों आते मुझे बताओ? किसके पास एक्स्ट्रा टाइम पैसा है कि भाई ये जानने के लिए भी आप पैसा खर्च कर रहे हो? इज इट राइट? मैंने जब PLR थेरेपिस्ट का वो टाइम पे कोर्स किया तो 8,500 का 3 बार मैंने बेसिक कोर्स किया और 85,000 का 3 बार मैंने एडवांस कोर्स किया। तो मैंने करीबन 3 लाख रुपए डाले, तब जाके मुझे समझ में आया कि PLR होता क्या है, पास्ट लाइफ होता क्या है करके। और जब एंड ऑफ द टाइम पे जब मुझे सब समझ में आया तब मुझे पता चला मुझे PLR करना ही नहीं है, नहीं तो मेरी ये कोई दुश्मनी चलती रहेगी मेरे सर के साथ, तो मुझे वही चीज़ डिसॉल्व करनी पड़ी। मतलब मेरा तो इन्वेस्टमेंट पूरा चला गया। इज इट राइट? तो कितनी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती, कितनी चीज़ छोड़नी पड़ती है, तब जाके आपका सोल नेक्स्ट लेवल पे जाता है। यस 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 यस, यू हैव टू डू द साइकिक सर्जरी। ये पैटर्न तो ब्रेक करने के लिए तो थीटा हीलिंग है ना। आपको जो भी आज सिंबल सिखाए वो सब ब्रेक करने के लिए पैटर्न्स। वो हमारा भी एक लूप साइकिल है, लोग भी हमारे साथ वही साइकिल में चल रहे हैं। इज राइट? मतलब नेता लोग बातें कर रहे हैं, हम उनको वोट कर रहे हैं, जब वो वोट जीतने के बाद कुछ महंगाई बढ़ जाती है, ये सब होते हैं। एक लूप साइकिल है ना, घर में भी वही होता है, महाभारत होती है, रिलेटिव्स फैमिली में। अल्टीमेटली क्या है, काफ़ी बार मैं गॉड से जब बात करता हूँ मैं बोलता हूँ भगवान तुम्हारी दुनिया कितनी बुरी है कि लोग मोक्ष निर्वाण और मुक्ति मांगते हैं, अगर तुम्हारी दुनिया अच्छी थी तो कोई मांगता नहीं। सोचने वाली बात है। मैं कहता हूँ देखो तुम्हारी दुनिया कितनी बुरी है, मतलब लोगों को रास ही नहीं आती, लोग अपनी इच्छा पूरा करने के बाद भी बोलते यार मुझे बस बाहर निकलना है, मुझे नहीं चाहिए सब झंझट वाली। मैंने बोला ऐसी दुनिया बनाई जिसमें तुमने खुद मोक्ष लिया, तुमने खुद मुक्ति ली और तुम लोगों को नीचे भेज रहे हो। यही क्लियरेंस अगर ऊपर हो जाती है और हम फिल्टर होके नीचे आ जाए तो ये स्वर्ग होता कि नहीं? इज इट राइट? तो ये जो लोग सोचते हैं ना तेरा हिसाब ऊपर करूंगा, अरे ऊपर तो हिसाब ही नहीं होता, कोई अकाउंटेंट ही नहीं है। आंसर सिंपल मिला, नीचे जाके अपना क्लियरेंस करो। दिस इज द अर्थ, दिस इज अ स्कूल,
आप नीचे जाओ, ऊपर कुछ नहीं होने वाला है। और जिनको एक्सपीरियंसेस ऊपर नहीं होते वो बोलते हैं यार खाली बैठे, जैसे आजकल आपके बच्चे लोग बोलते हैं ना बोर होता है, कहते कि नहीं बच्चे लोग सब, फिर वीडियो गेम खेलते, ये खेलते, कुछ ना कुछ करते। तो हम भी ऊपर जाके बोलते भगवान बोर हो रहा है, नीचे भेजो यार, कुछ तो एक्साइटमेंट चाहिए, कुछ तो चाहिए। बोलते जा नीचे जा, क्योंकि कुछ है ही नहीं करने को, सुस्त जीवन है वहां पे। आप हिल स्टेशन पे 2 दिन एंजॉय करोगे, थर्ड दिन बोलते यार मैं जल्दी जाऊं, मुझे काम पे लगना है, मुझे कुछ काम करना है। इज इट राइट? तो ये चीजें क्या है ना कि ह्यूमन साइकोलॉजी, जो चीज मिलती है ना वो पहले हम मांगते इसलिए मिली है, और मिलने के बाद लगता है ये क्यों मिली है, इससे तो और कुछ मिलता। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि नहीं? जिनकी शादी नहीं वो सब पंडितों के पास जाते, कब होगी, जिनकी होती बोलते क्यों किया मैंने कौन से पाप किए, देख तो मेरी शादी क्यों हुई। इज इट राइट? जिनके बच्चे नहीं होते वो सब इनफर्टिलिटी वाले क्लिनिक्स में जाते, जिनके होते बोलते क्या पाप किया ऐसा बच्चा हो गया। आप सोचो ह्यूमन कैसे हैं करके, क्योंकि कोई चीज मिलने के बाद ना उसकी अदर साइड दिख जाती है हमें, शुरू में नहीं दिखती है, अच्छी दिखती है। मर्सिडीज आती है ना, अच्छी दिखती है, सबको फोटो दिखाते, इंस्टा पे डालते, फिर बोलते इसकी 5 की माइलेज, अरे भाई मारुति चलाती, इसको इधर ही रहने दो, कम से कम वो 21 की तो देती है। इज इट राइट? तो ये देखो साइकोलॉजी कैसी है, हम अपने आप का ईगो सेटिस्फेक्शन करने के लिए या लोगों को एक स्टेटस दिखाने के लिए हम कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, कितना दिखाते हैं, एक्चुअली कोई मायने नहीं रखता है। मरते तो साले कपड़े उतार के मार देते हैं, मतलब जला देते हैं, दफना देते हैं। तो ये तो सब यही रह गया कि नहीं? सब चीज़ यही रह गई ना। आपने जितने ऑर्नामेंट्स लिए, जितने घर लिए, ये लिए, प्रॉपर्टी लिए, एफडी की, ये किया, वो किया, कौन सी चीज़ आपके साथ पे चलने वाली है? मतलब जो पैसा कमा रहे हो उसको एंजॉय तो नहीं कर रहे हो, इन्वेस्ट करके सिर्फ इनसिक्योरिटी को आप पानी डाल रहे हो, नर्चरिंग कर रहे हो कि नहीं भविष्य में काम आएगा, भविष्य में काम आएगा। भविष्य में है क्या? फ्यूचर क्या है, किसने देखा है? इज राइट? और हम बच्चों के लिए सोचते हैं बच्चे खुद काबिल है, वो कमा लेंगे, लेकिन आज अगर आपने मेहनत किया है, आपने इतनी भाग दौड़ की है, इतना एनर्जी डाली है, टाइम डाला है, तो प्लीज़ इंजॉय योर लाइफ। जो चीज़ आपको अच्छे कपड़े खरीदने हैं, मोबाइल खरीदना है, कहीं आपको इंटरनेशनल टूर करनी, कहीं पे भी जाना है या ऐसे स्पिरिचुअल जगहों पे आना है, चले जाओ, खर्च करो। बच्चा के क्या मिलने वाला है? खुद के लिए कर रहे हैं ना आप। इज इट राइट? तो अंदर के सेल्स ना वो क्रेविंग कर रहा है, बिकॉज उसने बहुत मेहनत किया है कमाने के लिए, और उस बॉडी को वैल्यू नहीं कर रहे, सेल्फ लव नहीं दे रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, इसको अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो ये बीमारी के रूप में आएगा और आपको हर डॉक्टर के पास भटकाएगा। यस, मानसिक पापों का ही ज्यादा होता है। मैंने क्या बोला, 1 to 20 कर्मा होता है, 20 से 100 जो 80 लिया ना वो मानसिक कर्मा है। जैसे अपन सोच में, जैसे किसी ने मेरे से बाहर रोड पे या ऑफिस पे कहीं बदतमीजी करी, हाँ, तो मैं सोच में रात को घर पे जाके उसको थप्पड़ मार रहा हूँ या गुस्सा तो ये 20 का 100 किया कि नहीं आपने? वो चीज़ को एक्चुअली एक्सपीरियंस वही लेना था, वही डिजॉल्व करना था। वो घर पे लेके आए, वो दिमाग में लेके आए, इज इट राइट? और वो चलते ही रहा, तो फिर डेफिनेटली वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वापस करेगा कि नहीं? बिकॉज वो इमोशन मैग्नेटिक हो गए, तो मैग्नेटिक वापस अट्रैक्ट करेगा कि नहीं ऐसी सिचुएशंस को? तो हम बोलेंगे अरे पिछली बार उसने किया, आज इसने ऐसे किया, ये वापस ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ? बिकॉज जो चीज़ें आपने पकड़ी है ना, यूनिवर्स उसी वाइब्रेशंस को कैच करता है, वो अच्छे बुरे चीज़ें नहीं देखता है। जो हमारे पास होता है उसी को करेंगे कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें आपको साइकी से निकालनी है, बिकॉज वही चीज़ों को तो आप रिपीट कर रहे हो, वही अट्रैक्ट कर रहे हो, वही पैटर्न बन गई है आप लोगों की। तो फ़ायदा क्या है? हम बोलते हैं आजकल डॉक्टर लूटने के लिए बैठे, हाथ लगाने के 2000 लेते हैं, तो सही में 10 बार और कंसल्टिंग में जाना पड़ेगा। हर बार जाते इन्वेस्टिगेशन कराते, 10-15 हज़ार की चेकिंग करवाते, फिर बाद में बोलते लो क्रोसिन लो, तो पहले डाल दे देते ना, ये कॉम्बीफ्लेम दो। इज इट राइट? That's the main thing. You have to be emotional less. You have to be like an object. Don't be a subject. That's the main thing. यही गॉड ने मुझे आंसर दिया कि why are we suffering? उन्होंने कहा you are suffering because you are subject. Object never suffer. कोई पत्थर को ईगो नहीं आता है कि मुझे गणेश का बना के मतलब मेरा पूजा कर रहा है, वो तो पत्थर ही रहेगा, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद भी वो पत्थर ही रहने वाला है।
वो अटैचमेंट क्रिएट करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इमोशंस भी एक अटैचमेंट क्रिएट करते हैं। किसी ने आपकी हेल्प की, फिर आप वापस उस हेल्प के लिए डिमांड करोगे कि नहीं? आपने किसी को हेल्प की तो वो भी डिमांड करेगा कि नहीं, कि नेक्स्ट टाइम भी आप मुझे हेल्प करोगे। इज इट राइट? आपको भगवान ने सेंसेशंस दिए हैं, माइंड और इमोशंस आप लोगों ने क्रिएट किया है, और उसी का रिग्रेशन करना है आपको। या या बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं आपको कहता हूं ना, इफ यू आर विद द फ्लो एंड इफ यू आर नॉन रिएक्टिव एंड यू आर ओनली रिस्पॉन्डिंग पीपल, यू आर विद द स्क्रिप्ट। आप स्क्रिप्ट के साथ चल रहे हो। इज इट राइट? आप किसी की भी है ना इंटरव्यू सुन लो, देवानंद की, ये सब पुराने दिलीप कुमार, इन लोग की, ये कह रहे थे एक दिन में हमकी ना 4-4 शिफ्ट होती थी, ये स्टूडियो से वो स्टूडियो से वो स्टूडियो वो स्टूडियो, और वो लोग जा के अलग अलग रोल प्ले करके चले जाते थे, अपना बैठ जाते थे। अब जो हीरोइंस थी ना, एक्ट्रेसेस थी, मीना कुमारी या मधुबाला, ये लोग है ना उस जोन में से बाहर नहीं आते थे, और इसलिए वो अल्कोहलिक हो जाते थे। फिर वो लोग के आजकल जैसे ड्रग्स आते हैं, उस टाइम पे अल्कोहलिक हो जाते थे, उनको कैंसर हो जाता था, हार्ट अटैक आ जाता था, मर जाते थे, क्योंकि वो स्क्रिप्ट को सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं समझते, उसके इमोशंस में बह जाते, उस कैरेक्टर में बह जाते, और अपने ओरिजिनल कैरेक्टर को वो भूल जाते थे। नॉट एबल टू स्विच, यही तो कह रहा हूँ, वो कॉर्ड कट ही नहीं करते थे। Exactly, this is a movie, this is a drama. Perfect. There is a very thin line. It's a very thin line between the emotions and feeling. There is a very thin line between the brain sensations and mind thought. That's a very thin line. Yeah. Play कर रहे हैं. Exactly. You have to be just in awareness. This is a drama. साक्षी भाव, सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रहो, एब्जॉर्ब कुछ भी मत करो। या फैमिली में कुछ अच्छे समथिंग सम गुड इवेंट इज, हाँ, पर्सन कम्स विद अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, यस, तो वो आके बोलता है कि ये होने वाला है, हाँ, तो हम संत बाबे की तरह कभी नहीं करना। आप भी एक्साइटमेंट, क्या बात कर रहे हो, ड्रामा करना है। ड्रामा करना पड़ेगा। मेरे पापा मुझे बोले आज दादी मरने वाली है, मैंने कहा मेरा इवेंट है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। और 12 घंटे बाद जब वो मर गई, मैं घर पे पहुंचा तो मुझे चिल्लाए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सुबह से सारे लोग आ गए, तू ही नहीं आया। बोले अरे बाप रे, दादी मर गई, थोड़ा ड्रामा करना पड़ा। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप किसी ट्रुथ को समझते हो और सामने वाला उस ट्रुथ को नहीं समझता ना, तो उसको लगता है ये मेरे ट्रुथ को वैल्यू नहीं दे रहा है। इज इट राइट? तो आपको उसको वैल्यू देने के लिए वही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करनी पड़ती है, वही एनर्जी क्रिएट करनी पड़ती है। दैट्स द थिंग। और वो कॉन्शियस माइंड से करना है, सबकॉन्शियस से कह के बहना नहीं है। यस, अगर फैमिली में या फिर कोई इंसान है जिसको हम लोग को समझ में आ रहा है, हाँ, पर्सन इज डूइंग रॉन्ग विद अस, राइट, साइमल्टेनियसली यस, एक पॉइंट पे आके हम लोग ने डिटैच हो गए, Yes. हैव नो फीलिंग, यस, नो ग्रजेस, राइट, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। घर में कैसा होता है, पेरेंट्स होते हैं, हाँ, लीव इट, यू शुड टॉक टू देम, हाँ, यू शुड गो टू देम, राइट। उस केस में क्या करना है? नहीं नहीं, इसका मतलब अभी भी कोई ट्रिगर कर रहा है, मतलब अभी भी कहीं अनहील पार्ट है। देखो कैसा है, मैं आपको समझाता हूँ एक साइंस। एक हमारा पार्ट होता है 33%, हमने डिसॉल्व कर लिया। पेरेंट्स का 33% अभी भी हमने हील नहीं किया, और पास्ट लाइफ का 33% तो अभी भी नहीं हुआ, इसलिए वापस वो सिचुएशंस डेवलप्ड हो रही है। इज इट क्लियर? तो जहां से भी ट्रिगर हो रहा है वो 33% के कुछ तो कैटेगरी में रह गया है। लेट मी डू दैट ऑल्सो। तो किसी पेरेंट्स ने अगर आपको बोला तो हीलिंग के लिए बैठ जाओ, क्या आज मुझे पेरेंट्स को हील करना है, जैसे मैं न्यूट्रल हो गई हूं, मुझे भी पेरेंट्स को न्यूट्रल करना है। इज इट राइट? दूसरा कोई बंदा मेरे लाइफ में आके वही रोल प्ले कर रहा है, मतलब मेरे पास्ट लाइफ का कुछ तो अनहील पार्ट है, मुझे उसको भी हील करना है, ताकि कोई दूसरा तीसरा बंदा आके वही रोल प्ले ना करे मेरे लाइफ में, उसको भी हील करना है। हाँ, लेकिन हम लोग अगर उस इंसान से डिटैच्ड हैं, हाँ, we have no feeling उस for that person, उसका कोई रोल ही नहीं है, carry on नहीं हो, उसका कोई रोल ही नहीं है। उसका रोल तब तक था जब तक आपके अंदर वो गर्जेस थी या उसके साथ कुछ कार्मिक इम्प्रिंट्स थी, वो तो खत्म हो गया ना।
अब वो कोविड चला गया, अब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा यहाँ पे वायरस का। जब तक वो था कर्मा तब तक हम मास्क पहनते थे, सैनिटाइजर, डिस्टेंस मेंटेन करते थे। अब उसका अस्तित्व ही नहीं, आप क्या करोगे उसके लिए आप? यस एक जनरल सवाल है हाँ रिलेटेड टू कर्मास एक्चुअली। हाँ जब हम लोग बोलते हैं कि वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ वन पर्सन Yes. फॉर पास्ट लाइफ कर्मा, यस यस तो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया है हाँ और मैंने अगर उसके साथ पास्ट लाइफ में कुछ बुरा किया हाँ तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसने भी कुछ बुरा किया होगा पास्ट लाइफ में जिसकी वजह से मैं उसको सजा एग्जैक्टली। देखो मैं आपको डूअर एक्चुअली। इसलिए मैंने आपको कहा ना, हु स्टार्टेड द कर्मा इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हु एंडेड द कर्मा इज इम्पॉर्टेंट। ये मैं हमेशा कहता हूँ। दूसरी बात मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि कर्मा किसी के वजह से नहीं होता है, कर्मा काफी बार इग्नोरेंस के वजह से भी होता है। मतलब एक लेसन सीखना है। अब जो टीचर ने आपको साल भर पढ़ा है उसका थोड़ी कोई कर्मा है आपके साथ। जिसने एग्जाम लिया उसने थोड़ी आपका कर्मा है। जिसने पेपर चेक किया उसका थोड़ी कर्मा है। वो सिर्फ आपको मतलब अटेम्प्ट करने के लिए ये लोग आपकी लाइफ में आए। तो हमेशा वो पास्ट लाइफ में सर्च करने की कोशिश मत करो कि इसके साथ मैंने क्या किया, ये मेरे साथ बुरा कर रहा है। somebody has to finish someone is there just to make you शून्य। इज इट राइट? हम मंदिर में जाते ना तिरुपति में, तो हमें ना बहुत धक्के मारे जाते। तो पहले तो लोग हमें अनकंफर्ट कर देते, उसके बाद जब हमारा टाइम आता है ना दर्शन का, हम खुश होते हैं, अल्टीमेटली चलो दर्शन हुए। अब पंडित हमें परेशान करता है, निकलो इधर से। अब पहले तो इतना 2-4 घंटा पब्लिक ने परेशान किया, अब वो पंडित, हम बोलते यार पीछे कोई नहीं, तो क्या हुआ, तुम खड़े रहोगे 1 घंटा, निकलो इधर से। इज इट राइट? मतलब हर बंदा ना आपको तोड़ने के लिए दुनिया में पैदा हुआ है, और अगर आप टूटने के लिए तैयार हो ना, देन यू आर गॉड। जितना भी शैटर करे, जितना भी तोड़े, आपको समझ लो मुझे टूटना है, टूटोगे तो उठोगे, टूटोगे नहीं तो उठोगे नहीं। ये मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, टूटने के लिए तैयार हो जाओ आप। यस यस, सेंसेस एंड फीलिंग, यू हैव टू फील द थिंग। समझ में आ रहा है ना आपको? अगर मैं एप्पल देता हूँ या ऑरेंज देता हूँ, आपको अच्छा फील होता है, अरे वाह आज मुझे फ्रूट्स खाने को मिला। इज इट राइट? आप इमोशनल बनोगे तो बोलेगे नहीं ये नहीं मिलेगा तो मैं और कुछ नहीं खाऊंगी। सी इसमें फर्क आ गया? जो है वो फर्क आ गया कि नहीं? आपको फीलिंग है लेकिन अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट है मतलब इमोशंस है। यस right now we are in the state of wow. Yeah. दो दिन में we are like over there. Yeah. And that urge is there कि I want to go out and tell the world कि this is it. And there's a part of it which tells कि 21 days you do Yes. heal yourself then. Yes. So is this the right? देखो कितना अच्छा है, 21 डेज हम अपने अंदर के 20,000 इंटू कितनी लाइफ्स को साइलेंटली हील करेंगे। 21 डेज के बाद हम एक्टिवली लोगों को हील करेंगे। तो 21 दिन तक हमारे अंदर से जो तरंगे, जो ऑरा जाएगा, जो वाइब्रेशंस जाएंगे, हजारों लाखों लोग ठीक हो जाएंगे। उसके लिए कुछ करना नहीं है हमें, खुद को हील करना है। हाँ आज के यूथ के बारे में हाँ। दे आर वेरी इम्पेशेंट, दे डोंट बिलीव इन एनीथिंग, नॉट रिलीजियस, नॉट स्पिरिचुअल, नथिंग। नथिंग। सो हाउ यू हैंडल? वेरी सिंपल है। ये लोग है ना इंडिगो चाइल्ड है, ये लोग उस यिन को एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं। जो पास्ट लाइफ में हमने सुना नहीं, अच्छा बनो, अच्छा रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, वो अच्छे 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 का सब एक्सपीरियंस उन्होंने पास्ट में ले लिया। अब बुरी चीज़ तो हमारी पेंडिंग रह गई कि नहीं? एग्जैक्टली, बिकॉज कैसा है कि कोई भी इंसान ना, चाहे वो जितना स्पीड में इवॉल्व होना चाहता है ना, वो हो सकता है। एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जैसे रामदेव बाबा है, वो कितनी स्पीड में योगा करके कितने एनलाइटन और कितने परफेक्ट बन गए। कोई लेना देना नहीं उनको दुनिया से, कोई पॉलिटिक्स से नहीं, कोई किसी। अन्ना हजारे भी एक टाइम आया, वो समझ गए कि इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, वो उपवास किया, ये किया, वो किया, सब ड्रामा किया। समझ में कि नहीं? मतलब अल्टीमेटली ना वो डूअरशिप निकल गया और अनकंडीशनल सिर्फ सेवा रह गई, सर्विस रह गई, अनकंडीशनल लोगों के लिए लव रह गया, बात खत्म हो गई। आप फ्री विल में आ गए, डिसीज वगैरह सब कुछ सब निकल जाता है, कुछ नहीं रहेगा। बिकॉज जब तक कुछ अंदर है तो उसका कुछ एक डिफॉर्मेटिव, डिजेनरेटिव कुछ निकलेगा। जब कुछ है ही नहीं तो निकलेगा क्या? मेरे हॉस्पिटल में जो सर्जन थे वो बगैर दारू पिए सर्जरी नहीं करते थे,
मेरे जो मेडिसिन के डॉक्टर थे बगैर सिगरेट पिए किसी को दवाई नहीं देते थे। इतने साल के बाद जब मैं अभी इनको मिलने गया था तो एक को ब्रेन हेमरेज हो गया, एक को पैरालिसिस हो गया। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं थी कि आपने लाखों पेशेंट को ठीक किया तो आपको भगवान ने वरदान दे दिया कि आपको कभी बीमारी नहीं होगी। राइट सही। नहीं, सिंपल है। इसकी एक फॉर्मूला है जो नॉर्मली मैं PLR थेरेपिस्ट में सिखाता हूँ, आज मैं आपको यहाँ ही बता देता हूँ कि देयर इज़ अ फॉर्मूला कॉल A, B and C, है ना, ध्यान से सुनना। नॉर्मली A और B का कर्म होता है एक दूसरे के साथ, और जब हम A B के साथ ठीक नहीं करता है या B A के साथ कर्म ठीक नहीं करता है तो भगवान एक C फैक्टर को आपकी लाइफ में भेजता है। वो गुरु होगा, टीचर होगा, फ्रेंड होगा, हीलर होगा, थेरेपिस्ट होगा, कोई भी होगा C फैक्टर, उसको कोई लेना देना नहीं आपसे, बिकॉज वो C फैक्टर है। इज इट राइट? तो उनकी हीलिंग ना जल्दी काम आ जाती है। तो आप उनके लिए C फैक्टर हो, उनको जल्दी काम आ गई। और आपका कर्म ना B से है, जो B को आप फॉरगिव करोगे और वो आपको फॉरगिव करेगा ना, तब आप ठीक होंगे। एग्जैक्टली। क्योंकि शुरू में क्या है ना, वो अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन दिखता नहीं है। शुरू में आपका 7th स्पिरिचुअल ऑरा पावर होता है, पावरफुल होता है, फिर 6th होता है, 5th होता है, 4th होता है, 3rd होता है, 2nd होता है। जब फर्स्ट ऑरा के लेयर में जो फिजिकल है उसमें चेंज आते हैं ना, तब दिखता है। तब तक आपको पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि इतने लेयर्स है ना। परफेक्ट, यही तो मैं कह, ये कौन कर सकता है? हम ही तो कर सकते हैं ना। इसलिए अभी आप देखो, आप दूसरे के लिए योगा कर सकते हो, नहीं कर, दूसरे के लिए मेडिटेशन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। हीलिंग किसी के लिए भी कर सकते हो, साइकिक सर्जरी किसी के लिए भी कर सकते हो। इज इट राइट? आप दूसरे के लिए दूसरे के रिग्रेशन नहीं कर सकते हो अगर वो अलाउ नहीं करेगा, लेकिन अगर आप सेल्फ रिग्रेशन करोगे तो डेफिनेटली उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे इन्होंने फॉरगिवनेस किया, एक मेंटल लेवल पे किया, इमोशनल लेवल पे किया, यही अगर आप सिंबल्स के लेवल से भी करोगे, ईथर एलिमेंट से भी करोगे, तो और जल्दी फास्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। यस, यही तो है ना, एक प्रकार का एनर्जी एक्सचेंज करना है, चाहे रिग्रेशन के थ्रू करो, मेंटली करो, इमोशनली करो, किसी भी तरह से एनर्जी वो डिमांड कर रही है। ये जितनी भी स्पिरिट्स हम लोग बात करते हैं ना, जब भी हम रिग्रेशन करते हैं, स्पिरिट रिलीज होती है, वो खुद बेचारी परेशान है, उसको लाइट में जाना होता है और आप उसको लाइट में जाने नहीं देते हो। या तो आपको अटैचमेंट है या तो उसको आपसे अटैचमेंट है। इज इट राइट? यस, सब ठीक है। क्योंकि वो चीज़ें क्या है ना, ब्लैक मैजिक ऐसा होता है, जैसे ये हीलिंग सीखा, ये वाइट मैजिक है, तो उसका ऑपोजिट तो होगा कि नहीं? हाँ, नहीं ऐसा होता है। यस, सर, जो बच्चे होते हैं उनके साथ अटैचमेंट ज़्यादा हाँ। होता है, मेनली फीमेल्स का, हाँ, ज़्यादा होता है। तो उनके साथ हमें कैसा करना हीलिंग करो ना उनके लिए, ज़्यादा उनके साथ वार्तालाप नहीं करो, बातें मत करो, बिकॉज क्या है, आपका थॉट डिफरेंस है, उनका थॉट डिफरेंस है। इज इट राइट? तो फ्रिक्शन होता है, झगड़े ज़्यादा होते हैं बात करने से। बेटर है, आपको कोई एक संदेशा देना है, कोई मैसेज देना है, आप मेडिटेशन में बैठो, सिंबल्स डालो और एफर्मेशंस डाल दो। उनके अंदर के माइंड को आपकी बात पकड़नी चाहिए। कॉन्शियसली अगर आप बोलने जाओगे तो वो बच्चा सुनने नहीं वाला, बोले तुम ओल्ड जनरेशन के हो, आउटडेटेड बंदे हो, तुम क्या मेरे को सिखा रहे हो, दुनिया किधर निकल गई, तुम इधर ही है। इज इट राइट? तो कभी भी है ना, हम लोग जो भी रिलेशनशिप बिगाड़ रहे हैं ना, हस्बैंड वाइफ, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, क्योंकि बातों से बिगाड़ रहे हैं हम लोग। लेकिन जो आदमी साइलेंट में रहेगा, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेगा ना, वो अच्छे वाइब्रेशंस भेज देगा। और कभी भी जो भी थॉट किसी के अंदर भेजते हो ना, लास्ट में ये बोलो कि जो सबसे बेस्ट है ना वो मेरे को चलेगा करके। ऐसा नहीं कि मेरे थॉट के हिसाब से ही तू चलना चाहिए, ये ऐसा कभी मत करना, बिकॉज हम ब्लैक मैजिक नहीं कर रहे, हम तांत्रिक प्रोसेस नहीं कर रहे, हम वाइट मैजिक कर रहे हैं। तो मैंने ये बात जब मैं नया नया सीखा था, मैंने सर को बोला कि अगर हर चीज़ मेरे मुताबिक हुई तो फिर तो मैं भगवान की डेस्टिनी चेंज कर रहा हूँ। तो बोले भगवान की डेस्टिनी चेंज नहीं होती। मैं बोला तो फिर हीलिंग करके फ़ायदा क्या है? मैंने उनसे आर्ग्यूमेंट किया। बोले हीलिंग करके ये फ़ायदा है कि तेरे अंदर एक्सेप्टेंस आएगा, तू फ्लेक्सिबल हो जाएगा, तू एडजस्टेबल हो जाएगा। तो कल वो घटना अगर तेरे अगेंस्ट में भी घटेगी ना, तो भी तू बर्दाश्त कर पाएगा। नहीं, श्राप भी वैसा ही है, बिकॉज देखो श्राप, कर्स, ब्लैक मैजिक सब एक ही कैटेगरी में आते हैं, सिर्फ उनकी लेवल्स अलग है, डिग्रीज अलग है। बिकॉज कहीं ना कहीं आपका कोई एक कर्जा चढ़ा पड़ा है, वही फैमिली, वही मणिपुर चक्र को हील करो, सिंबल्स डालो, तो कोई भी श्राप हील हो जाएगा। फैमिली एंसेस्ट्रल है तो वो हम वूम रिग्रेशन में करेंगे ही कल। हाँ, यस 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 यस। नहीं देखो, काफ़ी साल तक तो ना मैं देता नहीं था, यही सोच के भाई क्यों देना है करके।
अब भी अगर मैं कभी दे भी देता हूँ ना तो मैं सिंबल्स डालते हुए देता हूँ कि भी तुम्हें मांगना ही नहीं पड़े। कर्मा होता है क्या हमारा? नहीं नहीं नहीं, कर्मा तो होता ही है, नो डाउट। और काफ़ी बार हम सी फैक्टर होते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं यार भगवान मेरी मदद करो, तो भगवान हमारा मतलब हमने भीख भगवान से मांगी तो भगवान भी हमारे पास भिखारी को भेजता है, तू उसको भीख दे तो मैं तुझे भीख दूँ। हम मंदिर में भीख मांगते, वो बाहर हमसे मांगता है। इज इट राइट? वो भी भिखारी, हम भी भिखारी। दैट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। Affirmations जो है, हम अंदर 10 लाख मांगे, वो 10 रुपया मांग रहा है। जीरो का फर्क है, भिखारी तो दोनों ही है। हाँ When I give nutrition talk, हाँ and they always say मैं सिद्धिविनायक जाती हूँ, तो I say watches से हम लोग 101 रुपया। बराबर। I said that is like me going to Ambani saying I have 1 lakh, I want to do business with you. Yeah, I know. That's affirmations जो है, हाँ, वो लिखना ठीक है या विजुअलाइज करना ठीक है? विजुअलाइज करना बेटर है, बिकॉज क्या है, ब्रेन के सेंसेशंस के थ्रू वो काम करते हैं, वो फीलिंग्स के थ्रू काम करते हैं, ऐसा है करके, है ना? You said we have to be emotionless, right? यस, Sir, for example, mother and child. हाँ, So how फीलिंग होना चाहिए, इमोशंस नहीं होनी चाहिए। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, फीलिंग और इमोशन में फ़र्क है करके। आएगा, 100% आएगा। क्योंकि अगर इमोशंस है तो अटैचमेंट है, अटैचमेंट है तो एक्सपेक्टेशन है। इज इट राइट? फीलिंग्स है तो कोई अटैचमेंट नहीं है, तो कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। कोई हस्बैंड वाइफ है, हाँ, तो सर वो फिर तो फेक होगा ना, अगर नहीं फेक नहीं होगा, फीलिंग बहुत नेचुरल है, फीलिंग्स होना चाहिए। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ ना, अभी राधा कृष्ण का भी फीलिंग था, अटैचमेंट नहीं था। बिल्कुल नहीं। इज इट राइट? भावनाएं ना, हाँ, भाव हो, भावनाएं ना। एग्जैक्टली ना, भाव होना चाहिए सबके लिए। आज हमारे पास भाव है तब हम इतने सेमिनार करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, रिट्रीट करते हैं, दिन रात सबको अटेंड करते हैं करके। लेकिन हम बह नहीं जाते कि नहीं नहीं बस आपके साथ ही फ्लो नहीं रहते, हमारा फ्लो एक नेचुरल फ्लो रहता है करके। यस, सर जैसे कुछ लोग झूठ मूठ का मांगने आते हैं, हाँ मेरी मदद कर दो, मैं वहाँ गया था, मुझे लूट दिया लोगों ने, मेरा सामान छीन लिया, मुझे पैसा दे दो, हाँ टिकट करा, हाँ टिकट दे दो। हाँ। वो झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, तो क्या वहाँ मदद करना जरूरी है? नहीं नहीं, इसमें सिंपल चीज़ है। मेरे पास भी काफ़ी लोग ऐसे आते हैं, स्पेशली लॉकडाउन के टाइम पे तो काफ़ी लोग आए थे। मैं जब भी मेडिटेशन में बैठता हूँ, मैं उनको सिंबल्स डालता हूँ, या मेरे सामने ऐसे आते तो मैं थोड़े देर उनको सिंबल्स तभी के तभी डाल देता हूँ करके। बिकॉज मुझे नहीं पता कि मैं उनको दूंगा तो उसका दारू पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, मेरे को नहीं पता, है ना, जुआ खेलेंगे, कुछ भी है। इंस्टेड मैं उनके लिए प्रे करता हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली समथिंग गॉड इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। आप पैसा दो या हीलिंग दो, एनर्जी दो, या उनके लिए एफर्मेशन दो, कुछ तो आपको उनको देना है। इज इट राइट? आप 10 रुपया दोगे तो भी उनके लिए कम है, 1000 रुपया दोगे तो भी कम है। इज इट राइट? बेटर है आप उनके लिए प्रे करो, उनको हील करो, उनके लिए सिंबल्स डालो, हो सकते हैं शायद आपकी दुआ उनको बहुत काम आ जाए, है ना? ऐसा है, राइट राइट राइट। क्योंकि ये 6th एलिमेंट है ना, मनी। आप देखना मेरा टॉक जो भी है मनी अबंडेंस के ऊपर यूट्यूब, मैं कहता हूँ ये 6th एलिमेंट है। जब भी 6th एलिमेंट आप किसी के लिए स्पेंड करते हो ना, आपके 5 एलिमेंट्स का कोई ना कोई क्लियरेंस होता है। किसी का वाटर क्लियर, इमोशन क्लियरेंस होता है, किसी का अर्थ क्लियर होता है, किसी का फायर क्लियरेंस होता है। तो यही होता है कि आज की कलयुग में ना मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपका ये 5 एलिमेंट्स का क्लियरेंस बहुत इजीली कर सकता है। तो जो गुरु दक्षिणा बात बोलते हैं, एनर्जी एक्सचेंज की जो बात बोलते हैं ना, वो इसी के लिए तो बोलते हैं। अब आपने पैसा हमको दिया, हमने पैसा होटल को दिया, उन्होंने वेटर को दिया या बर्तन धोने वाले को दिया, वो अपने गांव भेज रहे हैं, उनके बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं। आप सोचो कि भाई आपको उस गांव तक नहीं जाना पड़ रहा है, यही पैसे दे रहे हो और आपका पैसा अलग अलग गांव में पहुंच रहा है करके, उनका एजुकेशन, बीमारी का इलाज, ये सब चीज़ें चल रही है करके। तो कितना ईजी है आज के ज़माने में, है ना? नहीं तो एक लाइफ लेनी पड़ती उन जिनके साथ कर्म है, जो बच्चे हैं, उनके जो फैमिली है, उनके साथ आपको वहाँ गांव में जाना पड़ता करके। इसलिए आप देखो कि सब ये जो मंदिर, गुरुद्वारा, यहाँ ऐसी जो जगहें होती है, वहाँ जो भीख मांगते हैं, वहाँ जो गरीबी होती है, पुअरिटी होती है, वहाँ कुछ ना कुछ आप पुण्य करके आते हो, तो डेफिनेटली उनका फ़ायदा होता है कि नहीं? लॉकडाउन के टाइम पे हमने 54 ऐसे रिट्रीट्स किए थे, वृंदावन, शिरडी को, मतलब इधर कलकत्ता में, सब जगह किए। तो वो सब बोल रहे थे आपके वजह से हमारा ये बिजनेस बच गया, आपके वजह से इसकी नौकरी बच गई।
हम तो रिस्क ले लिए, हमने तो मतलब आरटीपीसीआर मतलब रिपोर्ट कर करके आ रहे थे, इवेंट कर रहे थे करके, लेकिन उसके वजह से कितने बिजनेस बच गए। इज इट राइट? तो आपको है ना पैसा कमाना है, ये सोचते हुए कमाना है कि मुझे लोगों को हेल्प करनी है, तो आपके पास अबेंडेंस पैसा आएगा। आप ये सोच के पैसा कमाओगे मुझे अपने सपने पूरे करने, अपने सपने पूरे करने, तो सिर्फ आपकी ही एनर्जी उसमें लगेगी, लोगों की एनर्जी आप में नहीं लगेगी। So how to channelize it means once you see, even from a long time, I have got that aspiration that I should help people. Yeah. For a social cause. Yes. But I'm not finding a right channel to. नो, दिस इज वेरी राइट चैनल। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं अगर ऑटो वाले को 20-25 रुपया देता हूँ तो मैं सिंबल्स डालते हुए देता हूँ। इज इट राइट? सब्जी वाले को देता हूँ तो मैं सिंबल्स डालते हुए देता हूँ। इज इट राइट? इंटरनेट ट्रांसफ़र भी करता हूँ, डिजिटल भी ये होता हूँ तो भी मैं सिंबल्स डालते हुए करता हूँ। अब आपको फिजिकल पैसा नहीं देना है, आपको कहीं डोनेशन नहीं देना है, आपको वाइब्रेशंस देने हैं उसके साथ। समझ में कि नहीं? ऐसा नहीं कि मैं 1 लाख रुपए डोनेशन दूंगी तो मेरा अच्छा होगा, 10 लाख दूंगी तो अच्छा होगा। इट्स नॉट अबाउट द वॉल्यूम, इट्स अबाउट द एनर्जी। एग्जैक्टली। नहीं, सिंपल है, वो उस मनी को सिंबल्स डालो, हील करो। अभी तो आपके पास सिंबल्स है, अभी क्लाइंट आपके पास 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आ रहा है और वो पैसे देके चले जा रहा है, लेकिन आपके पास उसके पीछे बहुत टाइम है उसको हील करने के लिए, ब्लेस करने के लिए। तो वाई टू फील द गिल्ट ऑफ इट? आपने सिर्फ उस अमाउंट, उस टाइम के लिए चार्ज नहीं किया, उसके बाद भी आप बहुत कुछ उनके लिए कर सकते हो। अभी आप यहाँ से चले जाओगे, आप सोचोगे भाई रिट्रीट खत्म हो गया, हम तो अपने अपने घर पे जाएंगे, लेकिन हमारी टीम कंटिन्यूसली आपको 3 महीने तक हीलिंग करते रहेगी। हम लोग शिवलिंग के थ्रू करेंगे, ये जो क्रिस्टल है जिसमें मैंने आज हाथ में पकड़ के आपका शक्तिपात किया है, तो हम तो मतलब पूरी लाइफ भर इसके थ्रू आपकी हीलिंग करने वाले। तो ये जो आपने इन्वेस्टमेंट, आपको लगता होगा कि हमने ये 5 दिन का 32,000 रुपया दिया, ये 5 दिन का नहीं दिया, ये लाइफ टाइम का एक मेंबरशिप हो गया, एक एनर्जी एक्सचेंज हो गया हमारे लिए। हाँ हाँ, इसलिए आपको पहले बहुत हीलिंग करनी पड़ेगी, पहले बहुत माइंड की प्रोग्रामिंग करनी भी, क्योंकि वो एक फ्रैक्शन ऑफ द मोमेंट के लिए आपके साथ मिलने वाला है और उस टाइम पे वो सारी एनर्जी वर्क करनी चाहिए। जैसे आज हमने आपका अट्यूनमेंट किया, सिर्फ 10 सेकंड के लिए किया, 20 सेकंड के लिए किया, लेकिन सारे आपके गुरुओं को याद करते हुए, आपके गॉड गॉडेसेस को याद करते हुए शक्तिपात किया, तो वो इतना पावरफुल प्रोसीजर हुआ कि ऐसा नहीं कि घंटों घंटों तक आपके सर पे हाथ रखे तब जाके कुछ होगा, क्योंकि इसके पहले बहुत हमने अपने आप को सेल्फ चार्जिंग की, सिर्फ 20 सेकंड के लिए आपके सर पे हाथ रखा, तो वो उतना टाइम का एनर्जी गया कि नहीं आपके लिए? तो सामने वाले को समझा नहीं समझा, वो इट्स अ सेकेंडरी एस्पेक्ट। आप दुनिया में किसी को खुश करने के लिए आए नहीं हो, आपको आंसर गॉड को देना है, लोगों को थोड़ी देना है। लोग तो किसी भी तरह से दुखी रहने वाले, वो उनका भरे पड़े लोग हैं, वो तो ब्लेम करेंगे, कुछ भी करेंगे। अंदर से आपको सेटिस्फेक्शन लगना चाहिए कि भले मैंने आज इसको 2 मिनट अटेंड किया, लेकिन इसके पीछे मैंने 20 घंटा अपने पे काम करके आया। समझ में आने? रामदेव बाबा 15 घंटा खुद योगा करते हैं, सिर्फ टीवी पे वो आधा घंटा 1 घंटा आते करके, तो वो उनका किया हुआ ही तो वो हमको मोटिवेट करते हैं ना, यार हमें भी करना है, हमें भी करना है करके। इज इट राइट? तो आपको मैं ये बोलने जा रहा हूँ कि आपका सेल्फ प्रोसेस स्ट्रांग होना चाहिए, सेल्फ चार्जिंग का, सेल्फ हीलिंग का, सेल्फ लव का, सेल्फ वैल्यू का, सेल्फ टाइम का, सेल्फ एनर्जाइजिंग का, सेल्फ मोटिवेशनल, सेल्फ इंस्पिरेशनल का टाइम बहुत होना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम। तो फिर बाद में किसी को भी टाइम दोगे ना तो वो बंदा खुश हो जाएगा। खुद के ऊपर काम करना है, तो दैट इज एन अनकंडीशनल सर्विस। वो सामने वाले को नहीं दिखेगा कि आपने कितना काम किया, इज इट राइट? लेकिन डेफिनेटली उसको फायदा होगा, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपकी कोई तारीफ नहीं करेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको तो लगेगा यार चलो कहीं तो मैं किसी का काम आया कि नहीं। आप गुरुद्वारा में जाते हो, इतने लंगर खाते हो, ये इधर साईं के टेंपल में 21,000 लोग खाना खाते, किसको पता किसने बनाया, हम तो खा के निकल जाते हैं प्रसाद, लेकिन साईं तो देखता है ना यार मेरे मंदिर में ये खाना बना रहे, ये कर रहा है, कल नेक्स्ट लाइफ में उसको एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट 5 स्टार का मालिक बना देगा वो। अन्नपूर्णा देवी उसको ब्लेस करेगी। इज इट राइट? कोई चीज वेस्ट नहीं जाती दुनिया में, सिर्फ उस टाइम पे दिखती नहीं है, उस टाइम पे समझती नहीं है। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, हाँ
यस वो उनके ऑफिस के लिए निकल गया। हाँ बट जब मैं हीलिंग के लिए बैठी तो मुझे फील आया हाँ कि उस पैसे की किसी और को ज़रूरत है, सही बात मैं नहीं कर पाई। मैंने बोला कि जिसको जरूरत है है, एग्जैक्टली, के पास जाए। राइट राइट, अब हुआ क्या, वो चिल्ला रहे आके और उसका फ्रेंड भी और वो कि जो सबसे बेकार जिसका था उसको मिल गया, उसको प्राइस मिल राइट गया। राइट, तो वो आके मुझे बोल रहा क्या मम्मा आपका हीलिंग क्या काम नहीं किया, सही बात है, सही है, तो फिर मैंने उसको सॉरी बोला और बोला कि मैंने मेरा जो परफेक्ट परफेक्ट, ऐसे आया एग्जैक्टली, खुद बेटे की तरफ से तो मुझे बुरा ही लगा 100%। कि मम्मा ने इसलिए हीलिंग के बाद फॉरगिवनेस भी करना चाहिए, बिकॉज आपने उसको सेटिस्फाई नहीं किया, दैट इज प्रॉपर क्लोजर, दिस इज रिग्रेशन पार्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपने अपनी मनमानी की या गॉड ने आपको कुछ अलग डायरेक्शन में करवाया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई तो हर्ट हुआ कि नहीं? इज इट राइट? देखो, सत्य बोलने के बाद जितने लोग हर्ट होते हैं ना, उनके साथ फॉरगिवनेस करना चाहिए। राम ने बोलने को ही तो बोल दिया कि भाई वो धोबी ने ऐसे बोला, या तुम्हारा अभी मुझे ये पवित्रता का प्रमाण देना पड़ेगा, बोलने के तो बोल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं सीता हर्ट तो हुई कि नहीं? इज इट राइट? तो जो भी चीज़ें हर्ट होती है ना सत्य बोलने के बाद, उसके लिए भी रिग्रेशन करना पड़ता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो मैं सत्य हूँ, मुझे अब क्या लेना देना। यू कैन नॉट बी सो रूड। सत्य बोलना ही काफी नहीं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यू हैव टू सीक द सॉरी, बिकॉज जैसा अभी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं रोज उनके लिए बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ, रोज उनकी हीलिंग कर रहा हूँ मैं, बिकॉज आपकी दुआएं मुझे जितनी मिलती है, मैं एक ही एफर्मेशन डालता हूँ कि जितनी मुझे दुआएं मिलती है ये सब उनको पास हो रही, क्योंकि रियल हकदार तो वही है कि नहीं? उनका टाइम माइनस करके मैं आप लोगों के साथ रह रहा हूँ। इज इट राइट? तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं सॉरी फील होना, जैसा नहीं है मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं क्यों फैमिली से सॉरी मांगू। ये जो ईगो ऑफ ट्रुथ है ना, ईगो ऑफ ट्रुथ एंड ईगो ऑफ प्योरिटी, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत खतरनाक चीज़ है। क्योंकि कहता भाई मैंने तो सच सच बोला, मैंने तो सत्य किया, अब उसको बुरा लगा तो तेल लगाने गया। हम तो ऐसे ही बोल देते, इज इट राइट? और सामने वाला भी ऐसे ही बोलता है कि मैंने तो सच बोला, अभी तुझे बुरे लगा तो मुझे क्या लेना देना। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड सीक दैट फॉरगिवनेस। इसलिए कृष्ण भगवान ने भी युद्ध के बाद सारे पांडव को सारे ज्योतिर्लिंग पे लेके फॉरगिवनेस करवाया। हाइड नहीं करना चाहिए, हाँ, ट्रूथ को हाइड नहीं करना चाहिए। नहीं, हाइड भी नहीं करना चाहिए। और देखो, एक तो कैसा है ना, एक अल्टीमेट ट्रूथ होता है, एक रिलेटिव ट्रूथ होता है। 99% ना रिलेटिव ट्रूथ होता है। अल्टीमेट ट्रूथ तो एक ही है कि देयर इज नो ट्रूथ। इस दुनिया में सत्य नाम की कोई चीज ही नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ। एवरीथिंग इज रिलेटिव ट्रूथ। आपका माइंड से, मेरे माइंड से, जो भी है। इसलिए मैंने सब मतलब गुरुओं की बातें सुनता हूँ, संतों की बातें सुनता हूँ, मुझे लगता है उनकी भी एक बिलीफ सिस्टम से एक ट्रूथ आया है। इज इट राइट? साइंस का जो ट्रूथ है ना, वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल ट्रूथ है, क्योंकि उसको ये कोई लेना देना नहीं है कि भाई मैं किसी की तारीफ करूं या मैं किसी को अच्छा बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं किसी का भी ब्लड रिपोर्ट निकालता हूं, उसको कैंसर दिखाना है तो दिखाएगा, उसका अगर ऑरा नेगेटिव दिखाना है तो दिखाएगा। इज इट राइट? तो वो साइंस है कि नहीं? वो इन्वेस्टिगेशन है। इज इट राइट? तो हमें भी कैसा है ना कि हमें कोई चीज़ को ऐसे अल्टीमेट ट्रूथ नहीं समझना चाहिए, बिकॉज आज आपकी बिलीफ सिस्टम जाए उस लेवल पे ट्रूथ है, आज आपकी कॉन्शियसनेस जिस लेवल पे, उस लेवल पे आपकी ट्रूथ है, आज आपकी जो सर्कमस्टेंसेस है उस लेवल की ट्रूथ है, आपको जो संस्कार मिले उस लेवल की ट्रूथ है, आप जो रिलीजन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं उस लेवल की ट्रूथ है। लेकिन वो तो टेम्पररी है। संस्कार टेम्पररी है, रिलीजन टेम्पररी है। इज इट राइट? आपके एक्सपीरियंस टेम्पररी है। आप उसको ऑथेंटिक ट्रूथ कैसे मान सकते हो, अल्टीमेट ट्रूथ कैसे मान सकते हो? इज इट राइट? यस। अपने को सत्य के पीछे का असत्य देखना है और असत्य के पीछे का सत्य सत्य देखना है, दैट्स अ साइकिल। इज राइट? दैट्स अ साइकिल। इसलिए कैसा है ना, सबको स्पेस दो, सबको फ्रीडम दो। इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री वैसे भी, तो हमें भी उतना स्पेस मिलेगा, हमें भी इतनी फ्रीडम मिलेगी करके। हम लोगों को बांधते, लोग हमें बांधते, ये सबका प्रॉब्लम है। रिलेशन वाले बांधते, बिजनेस वाले बांधते, क्लाइंट हमें बांधते, बॉस हमें बांधता है। हर एक आदमी ने एक दूसरे को बांधने पे तुला हुआ है। इज इट राइट? मतलब सब जगह एग्रीमेंट करो, साइन करो, एग्रीमेंट करो, नहीं तो वेस्टर्नाइज कल्चर हो गया ना, सू करेंगे, केस कर देंगे। इज इट राइट? लेकिन मुझे ये बताओ कि कौन रॉयल्टी से सर्विस दे रहा है? कोई भी तो नहीं दे रहा है।
या आज आप यहाँ पे आए हो रिग्रेशन कराने क्योंकि आपको क्लियरेंस करना है, लेकिन करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में या लाखों लोग हैं शिरडी में, कोई आ रहे हैं यहाँ पे? कोई भी तो नहीं आ रहा है। आज मैंने देखा 13 लाख पे पॉडकास्ट मेरा पहुँच गया और हम लोग कितने 100 लोग हैं यहाँ पे, तो आप रेशियो समझ सकते हो ना। सर न्यू रिलीज हो गया आपका? वो नहीं, वो तो अभी होगा बिकॉज वो अभी प्रोसेस करेंगे, लेकिन इस बार वो जल्दी करेंगे। पिछली बार जैसा 1 महीना लगाया था, इस बार वो 7 डेज, क्योंकि अभी उनको जल्दबाजी है। उनको इतने लाखों लाखों रुपए आ रहे हैं हमारे पॉडकास्ट के वजह से, तो वो बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। बट एनीहाउ मेरा तो इंटेंशन पॉडकास्ट के टाइम पे यही था कि लोगों को उनके लेवल पे आंसर मिले, ये नहीं कि मेरा सत्य उनको मिले। इज इट राइट? तो हर एक आदमी ने अपने अपने लेवल पे उसको एक्सेप्ट किया और उस लेवल पे वो आगे जाए, ऐसा है करके। यस, ये जो मंत्र वाला ये करते हैं, हाँ। डेली 1 घंटा करेंगे, तो इसके बाद हमारे ये जिम योगा भी करने की जरूरत है या उसके साथ करो ना। मैं योगा करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, कपालभाति करता हूँ, अनुलोम विलोम करता है, ब्रेथ के साथ सिंबल्स के साथ करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, डंबल्स उठाता हूँ, तो सिंबल्स के साथ करता हूँ, तो दोनों साथ में हो जाता है कि नहीं? बॉडी माइंड सोल लेवल पे काम साथ में हो जाता है। अलग टाइम क्यों निकालना है आपको? आप पूजा पाठ करते हो, भक्ति मार्ग पे करते हो, उस टाइम पे ये प्रेम मार्ग है, तो एक सिंबल्स का भी इंटीग्रेशन करो आप। लास्ट डे हम आपको बताएंगे, हमारा लास्ट का एक आधा 1 घंटे का टॉक होता है, इंटीग्रेशन का टॉक, तो उस दिन आपको बताएंगे कि जाने के बाद आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है कि नहीं? ठीक है। कोई डर है कि इधर एटमॉस्फेयर, एनर्जी, एवरीथिंग बैक नहीं, अभी देखो ये डिजिटल वर्ल्ड है, जहाँ पे हम व्हाट्सएप पे आपको डालते हैं ना, तो ये एनर्जी बनी रहेगी, ये वेब बना रहेगा। एक जमाना था कि एक दूसरे गायब हो जाते थे, बच्चे स्कूल में, टीचर, मतलब सब गायब हो जाते थे। अब यहाँ कोई गायब नहीं हो सकता, हम एक दूसरे के साथ बंधे रह सकते अगर हमारी इच्छा है तो। अदरवाइज कैसे, जैसे हमने ऑनलाइन रिग्रेशन किया, हम देखते थे कि रिग्रेशन 15 मिनट हुआ, लोग मैसेज करें, सर मैं पास में नहीं जा रही हूँ, मैं क्या करूँ? आधे घंटे बाद 3 लोग ग्रुप से निकल रहे हैं, 10 लोग जूम से निकल रहे हैं, हम दोनों जगह देख रहे हैं, यहाँ ग्रुप से निकला, यहाँ जूम से निकला, इधर ग्रुप से निकला, इधर जूम से निकला। पेशेंस ही नहीं है, ये सोच ही नहीं रहे कि आगे बहुत कुछ प्रोसेस हम आपके ऊपर करने वाले हैं। इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो भाई? वेट एंड वॉच, इज इट राइट? इतने इम्पेशेंट है लोग, कितना मतलब उस बात है, फिर भी ये बैन क्यों है इंडिया में? हाँ Why it is banned in India? It's such a nice thing. नहीं, बैंड इंडिया में इसलिए है क्योंकि हमें इंडिया में ना डिसिप्लिन से चलने की आदत डाल दी गई है, रिलीजन से, गुरुओं के सानिध्य से चलने की आदत डाल दी है। उनको लगता है अगर रिग्रेशन होगा, जैसा मेरे जैसा बंदा अगर जैन फैमिली का है और वो अपनी इस्लामिक या क्रिश्चियनिटी की लाइफ देख ले, तो उन्हें लगता है ये तो भटक जाएगा, उनको उनके वॉल्यूम कम हो जाएंगे, उनके रिलीजियस काउंट्स कम हो जाएंगे, तो इसलिए बैन किया गया है। सोसाइटी विल नेवर बी रेडी, बिकॉज आपको फ्रीडम को हैंडल भी तो करने को आना चाहिए ना। नहीं, आज हम बच्चे को भी फ्रीडम थोड़ी देते, हमें पता है हम उसको 10 लाख भी दे सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं आज 100 रुपया देंगे तो इसका हिसाब देना, तो 2 दिन बाद तुझे 100 रुपया देंगे, जबकि लाखों की प्रॉपर्टी उनके लिए रखी है, इतना इन्वेस्टमेंट करके रखा है, लेकिन फूक फूक के 100 रुपया देते ना उनको। हमें भी वैसे ही मिला। अरे थैंक यू वेरी मच, सो नाइस। चलो एनी हाउ, थैंक यू, मज़ा आ गया, मिलते जल्दी, राइट।